तो आज शुरू करेंगे हम इन्वायरमेंट और उसमें कुछ चीजें पहले समझ लेते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब क्या होता है इन्वायरमेंट, क्या होती है इकोलॉजी, ये थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन इससे पहले जो अप्रोच रहेगी पहले उसको समझ लो। देखो, वैसे तो बुक्स हैं मार्केट में, लेकिन एज सच खरीदने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं आपको ये हैंडआउट्स दूंगा, शीट्स दूंगा, मोर देन सफिशिएंट होंगी। सारे टॉपिक इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो करंट अफेयर वाला पोर्शन होगा, फिर वो अपडेट रहना पड़ता है कि कोई बायोडाइवर्सिटी का समिट हुआ, कोई कन्वेंशन हुई, तो फिर उससे न्यूज में आ जाता है। या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हुआ 5 जून को, तो उसका थीम क्या था, क्या क्या प्रोग्राम्स उस दिन हुए, वो सब करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। अभी जो हम ये पूरा टॉपिक करेंगे बहुत लेंथी नहीं है, मतलब मुश्किल से 25-30 घंटे की गेम है टोटल, अगर इसको देखा जाए तो पूरा इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि टाइम लगता है, अगर लिखवा के करना हो तब वो समय लग जाता है। अब शीट्स बनी हुई हैं, एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आपको ये हैंडआउट्स मिल जाएंगे। तो इसमें देखो, अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जहां से आपको यूजुअली क्वेश्चन दिखेगा मेंस में, जैसे पोल्यूशन। इसके अलावा रीन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा चल रहा है देश में कुछ सालों से, तो ग्लोबल ये सोलर अलायंस वगैरह बन रहे हैं। तो जैसे पोल्यूशन हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, या बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, यहां से आपको मेंस में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब चाहे कोई प्रोटोकॉल हो, चाहे कोई कन्वेंशन हो, वो ये ज्यादा टॉपिक जो है ना, वो मेंस के लिए जरूरी है। प्री में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो डेफिनेशन बेस्ड भी बन सकते हैं कि इकोलॉजी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या चीज है, या बायोम क्या चीज है। तो दोनों एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। लेकिन अभी तो आज इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, जिसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह दिखेंगे और कुछ बेसिक जैसे सक्सेशंस वगैरह के टॉपिक हैं, हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो मेनली इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं, क्या है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं? मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग में है, सिंपली हम उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम इन्वायरमेंट बोल देते हैं, ठीक है। एवरीथिंग सराउंड्स अस, तो वो बन जाता है इन्वायरमेंट। तो वन बाय वन जो है इस सारे एस्पेक्ट को समझते हैं। जैसे इन्वायरमेंट मींस एनीथिंग दैट सराउंड्स अस, यानी कि इन्वायरमेंट में दो चीजें आती हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स आप समझ ही रहे हैं, कौन से कंपोनेंट, जहां जहां लाइफ हो सकती है। अब चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रोब्स हो, चाहे वो सेप्रोफाइट्स हो, पैरासाइट्स हो, किसी भी तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे, बायोटिक में। और इसके अलावा हवा, पानी, ये सारी चीजें, ये सब किस में आ जाएगा, एबायोटिक में। तो जब इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन होगी, मतलब बायोटिक की और एबायोटिक की जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन को क्या नाम देते हैं, दैट इज इकोलॉजी। वो इकोलॉजी या इकोसिस्टम बनता है। और अभी जो भी हमारे आसपास है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इन्वायरमेंट। चाहे वो जीवित है, चाहे वो मृत है, वो इन्वायरमेंट हो जाता है। लेकिन जब इनकी इंटरेक्शन को समझेंगे तो फिर प्रॉपर टॉपिक क्या आता है, दैट इज इकोलॉजी, और इकोलॉजी से ही बनता है फिर इकोसिस्टम। तो वन बाय वन इनको हम समझेंगे। देन नेक्स्ट, ये बायोटिक एबायोटिक फैक्टर दे रखे हैं, वाटर, सॉइल, एटमॉस्फेरिक गैसेस, फायर एनर्जी। इन सबके साथ हमारा कोई ना कोई रिलेशन तो है ही है, जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो ये सारे हो गए एबायोटिक फैक्टर्स। कुछ जो फैक्टर्स हैं उनको हम बोल देते हैं बायोटिक फैक्टर, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रोब्स, हर चीज इसमें शामिल हो जाती है। देन कम्स इकोलॉजी। देखो, अब इकोलॉजी में वो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। तो जो ये बायोटिक जो फैक्टर्स हैं, उन एबायोटिक के साथ जो रिलेशन है, उस रिलेशन को मेनली हम क्या बोल देते हैं, इकोलॉजी। कई बार देखो डेफिनेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे पॉपुलेशन और कम्युनिटी है, इन दोनों से में आप क्या अंतर समझते हैं? देखो, वन इज पॉपुलेशन, अदर इज कम्युनिटी। क्या अंतर हो सकता है दोनों में? हाँ, जब हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो एक ही स्पीशीज की होती है। जैसे हम बोलें कि हिमाचल की पॉपुलेशन मान लो 70 लाख है, ये 75 लाख है, तो वो हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक स्पीशीज को ले रहे हैं। और एक स्पीशीज मतलब कौन, ह्यूमंस को ले रहे हैं। पर जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो कम्युनिटी में क्या आ जाएगा, फिर डिफरेंट स्पीशीज आ जाएंगी। पॉपुलेशन सेम स्पीशीज में होगा, और कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट स्पीशीज में आ जाएगा। एक एक करके आएंगे ये आगे। देन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम आपको बता दिया, बायोस्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। फिर ये टर्म क्या है, बायोस्फीयर। ये जो टर्म है बायोस्फीयर, किससे क्या समझते हैं, बायोस्फीयर। सोचो, व्हाट इज बायोस्फीयर। अभी ये बाद में आएगा, लेकिन फिलहाल बता दीजिए, अगर आपको आइडिया है तो, जिन्होंने पढ़ी है इकोलॉजी, बायोस्फीयर क्या चीज है।
इनमें अंतर कुछ बताना हो, जैसे बायोम, बायोस्फीयर या इकोसिस्टम, इनमें क्या अंतर है? खास करके बायोम और बायोस्फीयर में आता है ये क्वेश्चन कि बायोम और बायोस्फीयर में क्या अंतर है। सुना है कभी बायोम? नहीं सुना बायोम? देखो, बायोस्फीयर तो क्या है, नाम ही बायो और स्फीयर। बायो से क्या समझते हैं? लाइफ। और स्फीयर वो एरिया जहां पे लाइफ है। तो जहां जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है ना, उस हर स्पेस को हम, हर प्लेस को क्या बोल सकते हैं? बायोस्फीयर। अब चाहे एटमोस्फेयर में है तो वो भी बायोस्फीयर का पार्ट हो गया। अब इसके अलावा या लिथोस्फेयर में है तो वो भी हो सकता है, हाइड्रोस्फेयर है तो वो भी हो सकता है। जहां जहां जीवन एग्जिस्ट कर सकता है उसको मेनली हम क्या बोल देते हैं? बायोस्फीयर। कुछ ही रीजन है जहां पे हमें जीवन नहीं मिलेगा, जैसे समुद्र के एकदम बॉटम में चले गए और उसके बाद भी एक ट्रेंच आ गई, तो शायद हो सकता है वहां लाइफ ना के समान हो। वहां तो आपको बैक्टीरिया वगैरह भी, वो भी बहुत लिमिटेड से मिलेंगे, तो वहां बायोस्फीयर बहुत कॉम्प्रोमाइज होगा। अदरवाइज यहाँ हम देखें तो यहाँ तो फिर बायोस्फीयर बहुत ज्यादा है, यानी कि लाइफ जो है यहाँ बहुत अधिक है। लेकिन जैसे जैसे अगर हम इस मैप में देखें और मैप में हम पोल्स की तरफ चलते जाएं, और ये आर्कटिक और ये अंटार्कटिक, यहाँ पे भी बायोस्फीयर तो है, पर वहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब जो स्पीशीज हैं, ये जो लिविंग बींग्स हैं, उनकी संख्या वहां पे कम हो जाएगी। तो सिंपली ये तो बायोस्फीयर है। लेकिन अभी बायोम आएगा थोड़ी देर में, बायो में पहुंचेंगे। लेकिन बायोस्फीयर तो एक जनरल टर्म है, तो बायोस्फीयर से क्या समझते हैं? वो प्लेस जहां जहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, इट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो हर जगह ही लगभग लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। मैंने बताया समुद्र का बहुत ही कोई बॉटम है, एकदम कोई डीप ट्रेंच है, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। अदरवाइज हर जगह हमें बायोस्फीयर मिलता है। देन पॉपुलेशन हो गया, सेम स्पीशीज, ये हो गया डिफरेंट स्पीशीज। इकोसिस्टम, इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन, यानी कि बायोस्फीयर तो बहुत बड़ा हिस्सा है, जहां जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है वो बायोस्फीयर है। पर उसमें हम एक छोटा सा कोई हिस्सा ले लें तो वो इकोसिस्टम बन सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं बोलूं कि पूरे भारत में ही लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, या पूरे माउंटेन्स में लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, तो वो एक बायोस्फीयर हो गया। पर ऐसा मैं कहूं कि उस माउंटेन में एक खजियार लेक है, और उस खजियार लेक के अंदर भी अपनी लाइफ है, उसमें बड़ी मछलियां हैं, छोटी मछलियां हैं, उसमें और भी छोटे जीव हैं, तो वो उस लेक का इकोसिस्टम हो गया। यानी कि मैं उसको कहूंगा वो कैसा इकोसिस्टम है? एक्वेटिक इकोसिस्टम। फिर एक्वेटिक में भी मैं आगे बोल दूंगा फ्रेश वाटर है। फिर फ्रेश वाटर में भी मैं आगे बोल दूंगा कि कौन सा इकोसिस्टम है? लेक इकोसिस्टम है। बायोस्फीयर वो एरिया जहां जहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उसका एक फंक्शनल यूनिट, जिसकी जिसको हम अकाउंट में ले रहे हैं, उसको यूजुअली हम क्या बोल सकते हैं? दैट बिकम्स अ इकोसिस्टम। वहां पे लिविंग नॉन लिविंग दोनों इंटरेक्ट करते हैं। अगर इस तालाब के अंदर मान लो मछलियां रहती है, या फिश इस तालाब के अंदर रहती है, उस खजियार लेक में रहती हैं, तो उनके लिए फिर ऑक्सीजन भी चाहिए, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन भी चाहिए। तो पानी के साथ इंटरेक्ट हो रही हैं, उस ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट हो रही हैं, तो मछली हो गई लिविंग, और पानी और वो सब क्या हो गया? नॉन लिविंग। उसके बीच की इंटरेक्शन वो इकोलॉजी बन गई, और उस सिस्टम में हो रही है। उस सिस्टम को हम क्या नाम दे देंगे? दैट बिकम्स अ इकोसिस्टम। तो मैंने आपको बताया बायोस्फीयर एक लार्जर वर्ड है। उस बायोस्फीयर का एक फंक्शनल यूनिट जिसको हम अकाउंट में ले रहे हैं, वो क्या बनेगा? इकोसिस्टम। सोचो कैसा कैसा इकोसिस्टम हो सकता है। अगर मैं मरुस्थल की बात कर दूं तो वो ड्राई इकोसिस्टम हो जाएगा, ये ज़ेरोफिटिक हो जाएगा। मैं पानी की बात कर लूं तो एक्वाटिक हो जाएगा। उसमें फ्रेश वाटर भी हो सकता है, एज वेल एज मरीन वाटर भी हो सकता है, सलाइन वाटर भी हो सकता है। वो हाइपर सलाइन भी हो सकता है, हाइपोसलाइन भी हो सकता है, ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का इकोसिस्टम बन सकता है। एक फंक्शनल यूनिट जिसको हम अकाउंट में लेते हैं, इट बिकम्स अ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एक्चुअल में किसका पार्ट हुआ? बायोस्फीयर का ही पार्ट हुआ। जहां जहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उसका एक यूनिट, उसको हम इकोसिस्टम बोल देते हैं। वो कहां की हम बात कर रहे हैं, उस तरह का वो इकोसिस्टम बन जाता है। तो ये हो गया जनरल जो टर्म्स थी, यानी कि इकोलॉजी में हम ये सारे पॉइंट पढ़ते हैं। ये इकोलॉजी इकोलॉजी के 5 अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे एक लेवल क्या बताया? पॉपुलेशन, सेम स्पीशीज को अकाउंट में लें। कम्युनिटी, इसमें डिफरेंट स्पीशीज को हम अकाउंट में ले लेते हैं। इसमें ह्यूमन भी है, डॉग भी है, कैट भी है, सब इसमें आ जाएंगे। प्रॉपर कम्युनिटी है। इकोसिस्टम बता दिया, एक फंक्शनल यूनिट है। किसका फंक्शनल यूनिट? फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बायोस्फीयर, जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है। एक ट्री का इकोसिस्टम भी हो सकता है। एक पेड़ के अंदर भी बहुत बड़ी लाइफ है, उस पेड़ के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे बग्स रहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, उसका भी अपना एक इकोसिस्टम बन सकता है। ठीक है, ये बड़े लेवल पे कोई सवन्ना ग्रासलैंड है, कोई अलग ग्रासलैंड है, तो वो भी एक इकोसिस्टम बन सकता है। अब आते हैं, देखो बायोम में। बायोम क्या होता है?
जब हम सिर्फ टेरिस्ट्रियल पार्ट को अकाउंट में लेते हैं, सिर्फ टेरिस्ट्रियल पार्ट, जैसे इकोसिस्टम तो वाइड टर्म हो गई, वो लेक एक्वेटिक मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम भी हो सकता है, टेरिस्ट्रियल भी हो सकता है, मतलब जमीन वाला भी पानी वाला भी। पर जब हम सिर्फ किसको अकाउंट में लें, सिर्फ किस वाले पार्ट को अकाउंट में लें, टेरिस्ट्रियल, सिर्फ जमीन स्थल वाले पार्ट को अकाउंट में लें, उस वाले हिस्से को हम क्या नाम देते हैं, बायो। यानी कि आप खुद सोचो, अगर मैं आपको बोलूं ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब में ये इक्वेटर है, और इक्वेटर से जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं, तापमान क्या होता चलता है, ठंडा होता चलता है, कोल्डर होता चलता है। यहाँ पे कंपेरेटिवली तापमान क्या है, वार्म है। इस तरफ भी जाएंगे तो वो भी क्या होता चलेगा, कोल्डर होता चलेगा। तो सिर्फ मैं लैंड को ही अकाउंट में लूं, अगर मैं पानी को अकाउंट में ना लूं, तो लैंड में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, सोचो। मतलब जहां पे क्लाइमेट और वेजिटेशन अलग अलग हो, क्या क्या देखने को मिलेगा। आपने सुने होंगे नाम, मैं ज्योग्राफी के कुछ नाम लेता हूं, जैसे डेजर्ट। डेजर्ट बोलते ही आपके माइंड में कैसी इमेज क्रिएट हो रही है, एकदम ड्राई एरिया, दूर दराज छोटे मोटे पेड़ या कंटीली झाड़ियां, जैसी कंटीली झाड़ियां, ये कौन सा बायोम हो गया, ये डेजर्ट बायोम हो जाएगा। तो ये एकदम अलग होगा। उसी तरह मैं आपको बोलूं, टेम्परेट ग्रासलैंड, मतलब एकदम हरा भरा मैदान होगा और बहुत अच्छा घास उसमें होगा, एकदम ग्रीन घास उसमें होगा, डेयरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा, वो बन गया टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम हो जाएगा। अब मैं बोलूं सवन्ना बायोम, तो सवन्ना बायोम मतलब क्या, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब देखो, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है ना, उनको ये अभी ज्यादा क्लैरिटी इसकी लगेगी, जिन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है उनको भी उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो सवन्ना टेम्परेट ग्रासलैंड वो सब ज्योग्राफी के पार्ट है। उसी तरह अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मान लो आप हाइट में चलते जा रहे हैं, ऐसे लैटिट्यूड में नॉर्थ में चलते जा रहे हैं, और मान लो आप काफी हाइयर एरिया में पहुंच गए, ऐसा क्षेत्र जहां आपको दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही दिखता है, साल में एक आधी बार हो सकता है कि एक दो महीने के लिए बर्फ पिघलता भी हो, पूरा एरिया बर्फ से ढका है, कोई पेड़ पौधा वहां पे नहीं है, तो वो वाला क्लाइमेट हो जाएगा टुंड्रा। तो वो कौन सा बायोम बन जाएगा, टुंड्रा बायोम। अभी एक एक करके पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि बायोम का मतलब सिर्फ कौन सा वाला पार्ट, टेरेस्ट्रियल पार्ट, सिर्फ टेरेस्ट्रियल पार्ट को इकोसिस्टम के हम अकाउंट में लें, दैट बिकम्स अ बायोम। अब वो चाहे डेजर्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, वर्षा वन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो सकते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो सकते हैं जमीन वाले, इसके अलावा ये टुंड्रा हो सकते हैं। टुंड्रा के थोड़ा नीचे आएंगे, टुंड्रा के थोड़ा नीचे आएंगे, वहां पे पेड़ तो होते हैं, लेकिन पेड़ ऐसे होंगे, बहुत चौड़े पत्ते नहीं होंगे, जैसे देवदार का हो गया, चीड़ का वृक्ष हो गया, और वहां पे भी ठंड ठीक ठाक रहती है। वो क्लाइमेट हो जाएगा टैगा। तो टैगा, टैगा के बाद टुंड्रा, और टुंड्रा के बाद जहां हमेशा ही बर्फ जमी रहेगी, कभी भी नहीं पिघलेगी, वो हो जाएगा कैसा, पोलर। तो ये पोलर है, टुंड्रा है, टैगा है, या उसके नीचे जैसे हम जो रहते हैं, ये माउंटेन वाला क्लाइमेट, माउंटेन, या फिर उसके नीचे फिर डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सारे। तो ये सब जो मैंने टाइप बताई, ये किसके टाइप है, बायोम्स के टाइप है। तो जब मैं बायोम बोल रहा हूं, इकोसिस्टम में तो हम एक्वेटिक भी बोल दे रहे थे, टेरेस्ट्रियल भी बोल दे रहे थे, जमीन वाला भी हो सकता है, पानी वाला भी हो सकता है, कोई भी एक यूनिट की बात कर रहे थे। बायोम जब हम बोलते हैं, सिर्फ कहां तक सीमित रहते हैं, टेरेस्ट्रियल तक, स्थल मंडल तक सीमित रहते हैं, हम जमीन तक सीमित रहते हैं, पानी की बात नहीं करते हैं, हाइड्रोस्फेयर एटमोस्फेयर की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ लिथोस्फेयर स्थल मंडल तक सीमित रहते हैं। दैट बिकम्स अ बायोम, अभी आगे आ जाएगा। और बायोस्फेयर तो आपको बता ही दिया, हर वो हिस्सा वेयर लाइफ एग्जिस्ट, उसको हम क्या बोल देते हैं, बायोस्फेयर। तो जहां जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, एटमॉस्फेयर में पक्षी उड़ रहे हैं, इसके अलावा हम पानी के अंदर चले जाएं, वहां पे मछलियां हैं, पूरा एक्वेटिक लाइफ है, हम जमीन में देखें तो कई तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, तो इन सबको मिला के जो कलेक्टिव टर्म है, इट बिकम्स बायोस्फेयर। तो बड़ी टर्म बायोस्फेयर है। सिर्फ टेरेस्ट्रियल वाले पार्ट को लें तो क्या बन जाएगा, बायोम बन जाएगा। और बायोस्फीयर का एक यूनिट, कोई झील, कोई नदी, तालाब, कुछ भी हो, वो क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम। और जहां पे सेम स्पीशीज को अकाउंट में ले, वो बन जाएगा पॉपुलेशन। और जो डिफरेंट स्पीशीज को अकाउंट में ले, ये बन जाएगा कम्युनिटी। मेंस में आने वाला नहीं है यहां से कुछ, ये बनेंगे प्री में क्वेश्चन। लिखा होगा कि कम्युनिटी से क्या समझते हैं, चार स्टेटमेंट दी होंगी, सेम स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज, इस तरह से आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो ये हो गया बेसिक सा, इकोलॉजी हमने देखा। पांच ये लेवल्स हैं इकोलॉजी के, पांचों लेवल्स हमने देख लिया, अब आगे वो एक एक करके आ जाएंगे। जैसे देखो पॉपुलेशन, तो ये आपको बता दिया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यूजुअली ऑफ द सेम स्पीशीज। अब ये कम्युनिटी, ये आपको बता दिया, ये किसके होते हैं, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, जो एक ही एरिया में रहें, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, ये भी जरूरी है। देन इसके अलावा एक कम्युनिटी में जो भी बायोटिक फैक्टर्स होते हैं,
जो भी बायोटिक फैक्टर्स हैं, जो भी लिविंग चीजें हैं, सब इसमें आ जाएगा कम्युनिटी में। अब वो चाहे इंसान है चाहे कोई भी है, सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन दो तरह की कम्युनिटी हो सकती है, एक उसमें मेजर कम्युनिटी है, एक उसमें माइनर कम्युनिटी है। देखो, मेजर कम्युनिटी क्या है? जो इंडिपेंडेंट है, मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, जो दूसरों पे ज्यादा निर्भर नहीं है। वो अपनी एनर्जी मतलब कहां से लेते हैं? मेनली सूर्य से लेते हैं, और एक रिएक्शन करते हैं, कौन सी? फोटोसिंथेसिस, और अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज या स्टार्च बनाते हैं। तो मेनली ये मेजर कम्युनिटी है। जैसे वर्षा वन हो गए, बड़े बड़े वर्षा वन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गई, एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गई, ये इसमें आ जाएगा। लेकिन जो माइनर कम्युनिटी है, वो हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहेगी। जैसे गोबर का उपला है, और उसके ऊपर मान लो एक लाइकन की लेयर जम गई है, एक काई की लेयर जम गई है, तो वो मेजर कम्युनिटी नहीं है, वो कैसी कम्युनिटी है? माइनर कम्युनिटी है, वो दूसरे के ऊपर भी निर्भर कर रही है। तो कोई कम्युनिटी मेजर हो सकती है और कोई कम्युनिटी माइनर हो सकती है। देखो, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम वही है कि बायोटिक और एबायोटिक का जो इंटरेक्शन है। तो एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, ये कॉमा है यहाँ पे, दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो इंटरेक्शन है, सिंपली उसी को हम क्या बोल देते हैं? इकोलॉजी भी बोल देंगे, और उसी का ही एक पार्ट क्या बनेगा? इकोसिस्टम। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है इकोसिस्टम। जैसे यहाँ पे ऊपर ये टेरेस्ट्रियल वाला हो गया, और ये आपको दिख रहा है ये एक्वेटिक वाला हो गया। पानी के अंदर प्लैंकटन, जू प्लैंकटन, बैक्टीरिया, कई तरह के जीव जंतु, या ये यहाँ पे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये खरगोश दिख रहा है, तो ये लिविंग भी हो गए और नॉन लिविंग भी हो गए। कई चीजें नॉन लिविंग है, हवा पानी सब नॉन लिविंग हो गया, तो उनके बीच की इंटरेक्शन दैट बिकम्स अ इकोसिस्टम। देखो, अब इकोसिस्टम के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। पहली बात तो इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है, या तो फिर इकोसिस्टम जो है ये साथ में कैसा हो सकता है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तो क्या है? जैसे कोई डैम बना दिया, ठीक है, जैसे कोई गोविंद सागर झील, ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, तो इसके अंदर जो पूरी लाइफ है, वो सारा इकोसिस्टम कैसा बन गया? आर्टिफिशियल, वो मैन मेड हो गया। या किसी ने अपने घर में एक्वेरियम रखा है, तो एक्वेरियम के अंदर भी लाइफ है, उस एक्वेरियम में तीन चार मछलियां हैं, वो पानी से और ऑक्सीजन से उनके बीच में रिलेशन है, वो भी एक छोटे मोटा एक इकोसिस्टम बन सकता है। पर नेचुरल देखें तो नेचुरल दो तरह का हो सकता है, या तो टेरिस्ट्रियल या तो एक्वेटिक। टेरिस्ट्रियल में फॉरेस्ट इकोसिस्टम, देन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, या मेनली डेजर्ट इकोसिस्टम। एक्वेटिक में देखें तो मरीन यानी कि समुद्री, या फिर फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर आगे दो तरह का हो जाएगा, एक लॉटिक है और दूसरा लैंटिक है। लॉटिक जो होता है वो मूविंग वाटर का होगा, जैसे कोई स्प्रिंग है, कोई नदी है, स्ट्रीम है, या रिवर है, इन सब का। लेकिन जो रुके हुए पानी का होगा, जो स्टैटिक वाटर का होगा, इसको बोलते हैं लैंटिक। तो वन इज लॉटिक, वन इज लैंटिक। तो ये टर्म्स एग्जाम में पूछी जाती है कि लॉटिक इकोसिस्टम क्या होगा? तो जो बहता हुआ पानी है, जो मूवमेंट में पानी है, वो वाला इकोसिस्टम। और कुछ स्टैटिक वाला होगा, जैसे झील हो गई, तालाब हो गया, या दलदल हो गए, स्वैम्प जिनको हम बोलते हैं। तो ये सारे टाइप्स हैं इकोसिस्टम के। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं, और नेचुरल में टेरिस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। एक्वेटिक में आगे मरीन और फ्रेश वाटर, और टेरिस्ट्रियल में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, या तीसरा डेजर्ट। ये तीन ही चीजें होती हैं मेनली। तो अब डेजर्ट में चाहे वो कोल्ड डेजर्ट है तो बर्फीला, सिंपल डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है तो रेतीला। देखो, अब आता है बायो। तो ये पांच चीजें हमने देखी, एक स्पीशीज हो गया, एक कम्युनिटी हो गया, एक इकोसिस्टम हो गया, अभी चौथा देखा, और ये एक साथ में क्या, ये चौथा बायोम हो जाएगा, और पांचवा बायोस्फीयर हो जाएगा। तो बायोम आपको पहले ही बता दिया, बायोस्फीयर का कौन सा वाला पार्ट है? इट इज द टेरिस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। सिर्फ टेरिस्ट्रियल पार्ट की बात, इसकी टेरिस्ट्रियल पार्ट की हम बात करते हैं। कुछ फीचर जैसे एमसीक्यू में आपको दे सकते हैं कि क्या दो बायोम सिमिलर हो सकते हैं? नहीं, उनमें कुछ अंतर है, इसलिए उनको अलग अलग रखा गया है। दो बायोम सिमिलर नहीं होंगे, तो नो टू बायोम्स आर अलाइक। अभी आपको समझाऊंगा आगे और भी डायग्राम दिखा के। दो बायोम सिमिलर नहीं होंगे, जैसे मैंने आपको बोला, एक बायोम टैगा है, उसके ऊपर हाइट में चले जाएंगे तो वो कौन सा आ जाएगा? टुंड्रा। उसके ऊपर हाइट में चले जाएंगे वो क्या आ जाएगा? टैगा के नीचे आ जाएंगे तो आ जाएगा माउंटेन। ऐसे अलग अलग जगह का अपना एक टेम्परेचर है, वहां की अपनी कोई ना कोई खासियत है। जब टेम्परेचर बहुत ही गिर जाए, हर साल पूरा साल माइनस में ही रहे, तो वो कौन सा क्लाइमेट है? पोलर। वो जमा ही रहेगा, मतलब जमा ही रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बर्फ रहती है। जहां साल में एक आधा महीना एटलीस्ट जीरो तक भी तापमान पहुंच जाए एवरेज, वो टुंड्रा है। और जहां जीरो से नीचे जा सकता है वो टैगा है, और उसके नीचे आ जाएगा तो माउंटेन है।
और जहां पे कुछ भी नहीं है, पूरी रेत है, वो डेजर्ट है। तो ऐसे अलग अलग बायोम जो है धरती में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो काम की बात कि बायोम कौन सा वाला पार्ट है बायोस्फीयर का, टेरेस्ट्रियल पार्ट है। और कोई भी दो बायोम, नो टू बायोम्स आर अलाइक, वो उनमें कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, और वो ज्यादा उनमें जो अंतर होता है वो किसकी वजह से, डिस्टिंक्ट क्लाइमेट। अब उसमें चाहे बारिश की बात कर लीजिए, जैसे बारिश बहुत ज्यादा होगी तो कैसे फॉरेस्ट बनेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट। और होगी ही नहीं, ना के समान होगी तो डेजर्ट, वहां मरुस्थल बनेगा, रेगिस्तान बनेगा। तो नेक्स्ट आता है, द क्लाइमेट डिटरमाइंस द बाउंड्रीज ऑफ अ बायोम एंड अबंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ईच वन ऑफ देम। वो पहले ही क्लियर कर दिया, चाहे वो प्रेसिपिटेशन है, चाहे टेम्परेचर है, इन्हीं से मिला के उस जगह का क्या बनता है, क्लाइमेट। जब हम किसी जगह के क्लाइमेट बोलते हैं तो मेन चीजें तो यही है कि पूरा साल तापमान कैसा रहता है, वहां पे बारिश कितनी होती है, वर्षा कितनी होती है। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर्स है। जैसे ही एक एग्जाम्पल देने के लिए जो है समझाया गया है, आप किसी को भी इसमें कंसीडर कर लीजिए। मतलब ये ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर देखो ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, यहां भी पूरा व्हाइट है और यहां भी व्हाइट है। तो अपने आप में ये जो आइस वाला पोर्शन हो गया, ये कौन सा वाला रीजन बन जाएगा, ये पोलर, ऑब्वियसली ये पोलर है। इधर भी पोलर आ जाएगा, इधर भी पोलर आ जाएगा। तो कहीं पे सहारा मरुस्थल दिख रहा है तो ये क्या हो गया, डेजर्ट। ये डेजर्ट, यहाँ पे मंगोलिया वाला गोबी डेजर्ट दिख रहा है, कहीं पे कालाहारी डेजर्ट है, कहीं पे ये एटाकामा डेजर्ट है। तो इस तरह ये चिहुआहुआन डेजर्ट है, मोहावे डेजर्ट है, कैलिफोर्नियन डेजर्ट है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट आ जाएंगे, गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ये सब ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट आ जाएंगे। तो मतलब ये अलग अलग बायोम है। किसी जगह पे हमें ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, अलग अलग जगह हमें यहाँ पे भी ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। बायोम्स में चेंज हो सकता है, अलग अलग बायोम हो सकते हैं। ये वाला नहीं आपको याद रखना एग्जाम के लिए, मैं सिंपल स्ट्रक्चर बताऊंगा वो आपने याद रखना। ये तो बस समझाने के लिए है कि मैप में देखें तो हर जगह का ये जो डिफरेंसेस बने हैं, ये डिफरेंसेस मेनली किसके आधार पे बने हैं, इनके बीच में क्लाइमेट डिफरेंसेस। और जब मैं क्लाइमेट डिफरेंसेस बोल रहा हूं, मतलब बारिश, प्रेसिपिटेशन, और दूसरा टेम्परेचर, इसके आधार पे जो है ये जोन्स बनाए जाते हैं। अब एक एक करके कुछ बायोम्स हैं जो हमें याद रखने हैं, उस पर बात कर लेते हैं। देखो जैसे कुछ एग्जाम्पल तो ये हुए, जैसे ये वर्षा वन है। देखो वर्षा वन की खास बात, मतलब आसमान तक भी नहीं दिखेगा, इतने ऊंचे पेड़ होंगे और एकदम डार्क कैनोपी होगी, लेयरिंग हमें दिखेगी। कुछ ऊंचे पेड़ होंगे, छोटे पेड़ होंगे, फिर हर्ब्स होंगे, श्रब्स होंगे, फिर उस पे वो बेलें चढ़ रही होंगी, लताएं उस पे चढ़ रही होंगी। तो ऐसे रेन फॉरेस्ट हो गए। कुछ टेम्परेट फॉरेस्ट हो जाएंगे, जहां उससे थोड़ी कम है और थोड़े से हाई एल्टीट्यूड में है, दे बिकम टेम्परेट फॉरेस्ट। फिर टैगा है, देखो टैगा में तो फिर भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको। अमेरिका, कनाडा वगैरह के जो ऊपर हाइयर लैटिट्यूड के जो जंगल है, वो मेनली टाइगर क्लाइमेट है। ये हो गया डेजर्ट, ये हो गया ग्रासलैंड, पूरे घास के मैदान। ये सवन्ना है अफ्रीका के, खास करके कि दूर दराज हमें पेड़ भी यहाँ पे दिखेंगे। इसके अलावा ये देखो मरीन वाला नहीं आएगा, ये इसमें गलत है डायग्राम में। इकोसिस्टम हो सकता है पर बायोम का पार्ट नहीं है, ये भी बायोम का पार्ट नहीं है, ये डायग्राम सही नहीं है। सिर्फ ये जो हमने पार्ट देखे ये बायोम के पार्ट है। तो ये टुंड्रा है। देखो टुंड्रा और टैगा में खास बात क्या है, टैगा में एटलीस्ट थोड़े बहुत क्या है, ट्रीज है, यहाँ पे कोई ट्रीज नहीं। तो एक लेवल हम ऊपर चलते चलते हैं, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन में आपको समझ आ जाएगा। देखो एक रिप्रेजेंटेशन हम बनाते हैं रफली समझने के लिए। मतलब मैं ऐसे दर्शा रहा हूं, यूं हाइट में, जब हम ये जो हाइट में दर्शा रहा हूं, ये पहाड़ की ऊंचाई वाली हाइट नहीं है, ये लैटिट्यूड है। ठीक है, इसको समझना, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। मतलब ये जितना मैंने एरिया नीचे की तरफ बनाया है, ये वार्म होगा, और जितना हम टॉप में पहुंचेंगे ये क्या हो जाएगा, कोल्ड। यानी कि जो आप ग्लोब में देखते हैं, ग्लोब में ये बीच में क्या है, इक्वेटर। तो आप समझो हम ये एक वाला हाफ बना रहे हैं ऊपर की तरफ, कि जैसे हम इक्वेटर से किसकी तरफ जाएंगे, ये ऊपर क्या है, पोल्स है। मतलब पोल्स में बहुत ज्यादा ठंड है और यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज्यादा वार्म है। सेम हम इस तरफ को भी बना सकते हैं। तो बात है कि हम बस एक वाला कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इसके अलावा अब ऐसे में इसको अगर बना दूं इस तरह से, इधर वाला जो रीजन है ये ड्राई रीजन है, और इधर जो मैं रीजन शो कर रहा हूं, ये वाला रीजन कौन सा हो जाएगा, वेट। इस डायग्राम को समझना, सारे बायोम इसमें कवर हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया, आप ऐसा एज्यूम कर लो कि इधर वाले रीजन ज्यादा वेट होंगे। जैसे जैसे हम इस तरफ चलते चलेंगे, यहां क्या आता चलेगा, ड्राई बेल्ट आती चलेगी। अब खुद सोचो,
वार्म भी होगा। अब आइडिया लगाओ, अगर मैं यहाँ पे नीचे 3 बायोम बनाऊं, मान लीजिए 3 बायोम बनाऊं, और मैं आपको बोलूं इसको पहचानो ये कौन सा है। देखो, वार्म भी है, हॉट भी है, एज वेल एज क्या है, ड्राई भी है। तो हो गया क्लाइमेट का अंतर। तो ये वाला जो बायोम बन जाएगा सिंपली, ये क्या हो जाएगा, ये डेजर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल पार्ट जो बायोस्फीयर का है उसी को हम क्या बोलते हैं, इट बिकम्स अ बायोम। और बायोम कभी भी दो सेम नहीं होंगे, हम देखेंगे 4-5 बायोम, वो दो कभी भी सेम नहीं होंगे। क्या उनमें बाउंड्री लाइन है, कौन उनको अलग करता है, इट इज क्लाइमेट जो उनको अलग करता है। और क्लाइमेट में क्या, प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। तो दो चीजें हमने देख ली। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखे तो है नहीं, बारिश होती नहीं है, ड्राई है। और टेम्परेचर देखे तो टेम्परेचर क्या है, वार्म है। ठीक है, तो ये हो गया डेजर्ट लाइक कंडीशन। इसके अलावा डेजर्ट से थोड़ा इधर आ जाए, देखो इसको समझते चलो, शीट में है ही, आपको जो मैं हैंड आउट दूंगा ना, ये प्रॉपर बना हुआ है, तो बनाने की जरूरत नहीं, शीट में बना है, इसको समझो। अब देखो, अब देखो उतना ड्राई भी नहीं है, थोड़ा यहां पे हम कंसीडर करते हैं, मतलब ये वाला तो सबसे वेट है ना, इसको मान लो जो सबसे वेट है, और क्लाइमेट भी वहां पे वार्म है, और बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, देखो वेट भी है, और सबसे नीचे वाली सीढ़ी में है तो वार्म भी है। तो जो गर्म भी है और बारिश भी बहुत ज्यादा होगी, सबसे अधिक बारिश यहां होगी, तो ये क्या बनेगा सिंपली, रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसी एरिया में है देखो, और आपको पता है इक्वेटर और ये कैंसर के बीच वाली जो बेल्ट है, ज्यादा कौन सी बेल्ट है, ये ट्रॉपिकल वाली बेल्ट है। ठीक है, तो ये बन जाएंगे हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो कभी एग्जाम में आ जाए बायो, तो ये प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन बना के जितना एक्सप्लेन किया वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अब देखो, अब इनके बीच का जो है, देखो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहां की वनस्पति इमेजिन करो अपने माइंड में, वेजिटेशन किस तरह की होगी, वेजिटेशन इमेजिन करो, अरे पेड़ पौधे इमेजिन करो कैसे होंगे, कैक्टस होंगे, कंटीले होंगे, कि बड़े बड़े वृक्ष होंगे, ऑब्वियसली बड़े ट्रीज होंगे, चौड़ी पत्तियां होंगी, क्योंकि उनको डर नहीं है ना कि उनका सारा पानी लूज हो जाएगा। जहां पानी नहीं हो वहां तो पेड़ अडेप्ट कर लेते हैं, कंटीली पत्तियां बनाते हैं, क्योंकि चौड़ी पत्ती होगी तो स्टोमेटा ज्यादा होंगे, ज्यादा स्टोमेटा होंगे तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, ज्यादा इवेपोरेशन होगा उनकी पत्तियों से, तो ऑब्वियसली ये तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे। यहाँ तो ना के समान होते हैं, यहाँ तो कैक्टस वगैरह होते हैं, कंटीले होते हैं। जो बीच वाला एरिया है, तो वार्म भी उतना ज्यादा वार्म नहीं है, कंपैरेटिवली ठीक ठाक है, उतना ज्यादा ड्राई भी नहीं है, पर इन दोनों के बीच का है। वहां पे क्या बनेगा, वहां बनेगा ग्रासलैंड, मतलब बहुत पेड़ पौधे भी नहीं है, पूरे डेजर्ट भी नहीं है, पर बीच बीच में इक्के दुक्के पौधे, हमें पेड़ तो दिख जाएंगे, पर ज्यादा वो क्या बनेगा, ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल देखो, ग्रासलैंड तो है, पर ट्रॉपिकल एरिया का है कि टेम्परेट एरिया का है। जिनको ज्योग्राफिक आइडिया नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ी, ऐसे समझ लो कि ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इसके बीच वाला जो एरिया होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रॉपिकल जोन। और इसके ऊपर वाला जो एरिया है, इसको क्या बोल देते हैं, 66.5 तक वाले को टेम्परेट जोन, यहां पे भी और यहां पे भी। ग्रासलैंड तो बनेगा, पर कौन सा वाला ग्रासलैंड, टेम्परेट या ट्रॉपिकल। आप देखो ना, हम सबसे बॉटम में है, ऐसे समझो ना, हम यहाँ पे हैं अभी, ये ट्रॉपिकल है, ऊपर जाते तो वहां पे क्या होगा, वहां टेम्परेट होगा। हम सबसे नीचे वाली लैडर में चल रहे हैं अभी, तो सबसे नीचे वाली लैडर में ग्रासलैंड तो बनेगा, पर कौन सा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। जैसे जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है, कोई एग्जांपल, सवन्ना, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन से हैं, अफ्रीका के इतने बड़े बड़े घास के मैदान जो आप देखते हैं ज्योग्राफिकल चैनल में, इतने विल्डर बीस्ट जैबरास, वो सब वहां होते हैं, तो वो ग्रासलैंड है, पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, तो उनको क्या बोल देते हैं, सवन्ना, सवन्ना यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, तो ये तो एक वाला जोन। अब देखो हमारे पास 3 बायोम बन गए, एक डेजर्ट बायोम, सवन्ना बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैं ये जो आपको शीट दूंगा, उसमें प्रॉपर टेबल बना हुआ है, वहां सब लिखा है कि डेजर्ट में क्या क्या हो सकता है। डेजर्ट मतलब ड्राई इलाका, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं दिखेगा, रेत ज्यादा डोमिनेट करेगी, पथरीली जमीन वहां पे ज्यादा होगी, पेड़ के नाम पे सिर्फ क्या होगा, कंटीली झाड़ियां, वो भी अडेप्टेड होती हैं, दिन में वो अपना भोजन नहीं बनाती है, रात के टाइम पे बनाती है, अलग से मेटाबॉलिज्म उनमें होते हैं, CAM प्लांट्स वगैरह वो ज्यादा वहां एग्जिस्ट करते हैं। देन ये सवन्ना, और ये ट्रॉपिकल, और ये हो गया डेजर्ट। ठीक है, पहली वाली स्टेज क्लियर होगी, किस जोन में हम थे, ट्रॉपिकल वाले जोन में थे, मतलब इक्वेटर के पार 23 से 25 डिग्री तक आप मान लीजिए, हम इस जोन की बात कर रहे थे। अब चलते हैं एक लेवल ऊपर,
देखो, अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। अब समझो, मतलब वार्म, उतना वार्म नहीं है, कंपैरेटिवली थोड़ा थोड़ा ठंडा होना शुरू हुआ है। तो वेट वाली साइड में अब बारिश वगैरह ठीक ठाक होती रहेगी, तो वहां पे क्या होगा सोचो, क्या बनेगा वहां पे? टेम्परेट फॉरेस्ट बनेंगे। ट्रॉपिकल नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे? टेम्परेट फॉरेस्ट बनेंगे। टेम्परेट फॉरेस्ट, ये बन गया टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट। लेकिन जो बीच वाला जोन है, बीच वाला जो जोन है, वहां क्या बनेगा? बीच वाले जोन में, यहां जो ग्रासलैंड थे ये सवन्ना थे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यहां कैसे ग्रासलैंड होंगे? टेम्परेट ग्रासलैंड। और उनके एग्जाम्पल आपको पता है, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ ली है बताइए टेम्परेट ग्रासलैंड्स के कुछ बेस्ट एग्जाम्पल दुनिया में। अपनी देखो, ये भी ग्रासलैंड है, ये भी है, पर अच्छे कौन से हैं इनमें? टेम्परेट वाले। ये तो बड़ी कंटीली झाड़ियां वगैरह होती हैं, ऊंचा ग्रास होता है, उतना खाने लायक नहीं होता। ये बेस्ट ग्रासलैंड होते हैं टेम्परेट। ज्योग्राफी का आइडिया नहीं? टाउन्स, वेल्ड, कैंटेबरी, पुस्टाज, प्रेरीज, ये सब कैसे ग्रासलैंड थे? ये टेम्परेट ग्रासलैंड थी। ज्योग्राफी में पढ़े हैं आपने, जिन्होंने पढ़ी है ज्योग्राफी विद मैप। और इधर जो आ जाएगा, बिल्कुल इधर वाला जोन, मतलब ऐसे मैप में इसका इधर का मतलब ये मत समझना कि मैप ग्लोब में यहाँ पे, ये तो मैं इसके हिसाब से इधर बता रहा हूं। मतलब एकदम ड्राई है, उतना वार्म नहीं है, कंपैरेटिवली कम वार्म है। ये कौन सा क्लाइमेट होगा? ये है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन बायोम इसको हम बोल देते हैं। दैट इज मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन बायोम। अब आते हैं एक स्टेज ऊपर। तो तीन हो गए, ट्रॉपिकल, सवाना, डेजर्ट, टेम्परेट, ये टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट थे। फिर ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के बाद लास्ट में तो घास भी नहीं बचेगी, तो कैसा हो गया ये? तो कभी आ गया कि मेडिटेरेनियन बायोम से क्या समझते हैं, तो वेट क्लाइमेट है कि ड्राई है? ऑब्वियसली ड्राई है। ठीक है। बहुत ज्यादा कोल्ड है कि बहुत ज्यादा वार्म है? मीडियम है, मतलब ज्यादा तो वार्मर साइड में ही रहता है, उतना कोल्ड नहीं है। देन उसके ऊपर जो क्लाइमेट आएगा, इसको बोल देते हैं माउंटेन। और माउंटेन के ऊपर जो आ जाएगा, इसको बोल देंगे टैगा। और टैगा के ऊपर जो आएगा, इसको बोल देंगे टुंड्रा। और उसके ऊपर जो आएगा, इसको बोल देंगे पोलर। तो इस तरह से ये हमारे पास लगभग लगभग 9 से 10 बायोम हमने देख लिए। तो बायोम की मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी कि बायोम बायोस्फीयर के किस वाले हिस्से को बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल पार्ट को बोलते हैं। कोई भी दो बायोम आपस में सिमिलर नहीं होते हैं। क्या उनमें डिवाइडिंग लाइन है? क्लाइमेट। और क्लाइमेट के नाम पे क्या? प्रेसिपिटेशन एज वेल एज टेम्परेचर। तो ये दो फैक्टर हमने देख लिए। मतलब जब मैं ड्राई और वेट की बात कर रहा हूं, तो कौन सा पैरामीटर है ये? प्रेसिपिटेशन। और जब वार्म और कोल्ड की बात कर ली, तो कौन सा पैरामीटर है? टेम्परेचर। अब आपको आएगा ऐसा एग्जाम में, मान लीजिए कि फाइंड आउट द बायोम, कंडीशन दे रखी होगी और आपको फाइंड आउट करना है। और वहां पे ये होगा कि 12 मंथ्स, 24/7 हमेशा ही बर्फ जमी रहेगी, और टेम्परेचर हमेशा ही माइनस में रहेगा, और वेजिटेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, छोटी झाड़ी तक भी वहां नहीं है, कुछ भी नहीं है वेजिटेशन के नाम पे। तो मतलब वो कौन सा क्लाइमेट, कौन सा बायोम हुआ? ऑब्वियसली पोलर बायोम। लेकिन एक आएगा टुंड्रा, जहां पे मतलब वेजिटेशन तो नहीं होती है, लेकिन वहां पे साल में एक दो महीने ऐसे आते हैं जहां तापमान गिरता है, जीरो तक भी पहुंच सकता है, लेकिन तापमान गिरता है, मतलब तो वो पोलर तो बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेट है। पोलर से थोड़ा इधर आएंगे, थोड़ा कम हार्श है। उस बायोम को क्या बोल देंगे? दैट बिकम्स टुंड्रा। टुंड्रा में वनस्पति नहीं होगी। यहां पे देखिए, ये टुंड्रा है, देखो ये पूरा आपको एकदम बर्फ के पहाड़ हैं, ढके हुए दिख रहे हैं। तो ये कौन सा बायोम हो गया? टुंड्रा। लेकिन टुंड्रा के नीचे आएगा, वो कौन सा होगा? टैगा। टैगा में भी बर्फ जमी रहेगी, पर एटलीस्ट वनस्पति होगी, वेजिटेशन होगी। जैसे पाइनस के ट्री होंगे, देवदार के वृक्ष होंगे, इस तरह के ट्रीज वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दैट इज टैगा। कोल्ड डेजर्ट तो पोलर को ही बोलते हैं। उसका देखो, वो डेजर्ट है, वो जब मैं पोलर आपको बोल रहा हूं ना, तो पोलर अपने आप में कोल्ड डेजर्ट है। ये कोई भी ऐसा एरिया, मतलब जहां पे पूरा साल लगभग बर्फ जमी रहती है और वनस्पति नहीं है, उसको हम कोल्ड डेजर्ट बोल देते हैं। पर उसको बायोम में क्लासिफाई नहीं किया गया है। वो तो हम जब डेजर्ट पढ़ते हैं वहां बोल देते हैं कि अंटार्कटिक है, आर्कटिक है, स्पीति है, लद्दाख है, इन सबको किसकी कैटेगरी में रखते हैं? कोल्ड डेजर्ट। एक्चुअल में जो कोल्ड डेजर्ट हुए वो आर्कटिक और अंटार्कटिक ही हुए।
पर लद्दाख वगैरह तो हमेशा नहीं रहते हैं कोल्ड डेजर्ट, मतलब ठंड तो वहां रहती है पर बर्फ हमेशा नहीं रहती। पर ठंडा इलाका है तो वैसे मेटाफोरिकली क्या बोल देते हैं उसको, कोल्ड डेजर्ट। पर बायोम में हम उसको रखते नहीं है, बायोम में मतलब जो पोलर है वो अपने आप में कोल्ड डेजर्ट है। तो इस तरह से पोलर हो गया, टुंड्रा, टैगा, उसके नीचे माउंटेन, फिर मेडिटेरेनियन टेम्परेट और टेम्परेट, ये ग्रासलैंड है, ये फॉरेस्ट है। फिर डेजर्ट, ये सवन्ना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ये ज्यादातर सवन्ना, ये जो ग्रासलैंड है ये अफ्रीका में ठीक ठाक पाए जाते हैं। और टेम्परेट ग्रासलैंड तो हम करते हैं डिटेल में ज्योग्राफी में, जिन्होंने पढ़ लिया उनको पता है, जो बाद में पढ़ेंगे वो तब उसको समझ लेंगे। जैसे डाउन्स, कैंटेबरी, पस्टाज, प्रेरीज, वेल्ड, ये सब कौन से ग्रासलैंड हुए, टेम्परेट ग्रासलैंड हुए। डेयरी इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, डेयरी इंडस्ट्री के लिए ज्यादा फेमस है। अब चलते हैं आगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम। देखो, साफ करके लिखा है नोट में कि एक्वाटिक इकोसिस्टम्स आर नॉट कॉल्ड बायोम्स। थोड़ी देर पहले ही समझा दिया कि जब भी मैं बायोम बोल रहा हूं हम कहां तक स्टिक रहते हैं, टेरेस्ट्रियल पार्ट तक स्टिक रहते हैं। जब एक्वेटिक पार्ट आ गया तो हम बोल देंगे लेक इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम है, या एक्वेटिक इकोसिस्टम है, पर हम उसको बायोम नहीं बोलते हैं। उस डायग्राम में वो दो मैंने लास्ट में कट कर दिए थे, वो गलत डायग्राम। ठीक है, वो लास्ट वाले जो देखे थे हमने, ये वाले, तो ये दो नहीं आते, मरीन फ्रेश वाटर ये नहीं आते हैं। बायोम मतलब टेरेस्ट्रियल पार्ट। तो इसके अलावा ये जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, इसको सीधा एक्वाटिक इकोसिस्टम ही बोलते हैं, बायोम नहीं बोलेंगे। इसमें अलग अलग हो सकते हैं, जो आपको समझा दिया पहले भी, या तो फ्रेश वाटर हो सकता है, या तो मरीन हो सकता है, तीसरा ब्रैकिश भी हो सकता है। देखो, ब्रैकिश और मरीन लगभग एक ही बात है, बस सैलिनिटी का अंतर आ जाता है। जहां पे सैलिनिटी, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, समुद्र की जो सैलिनिटी है वो हम परसेंटेज में ना बोल के उसको क्या बोल देते हैं, पार्ट्स पर थाउजेंड, पीपीटी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, कितना ग्राम सॉल्ट है कितने किलोग्राम या कितने ही ग्राम वाटर में। अब आप बोलेंगे वाटर को तो हम एमएल में लेते हैं, आना तो एमएल में चाहिए, पर यहां बाय डेफिनेशन जाए तो हम किलोग्राम में लेते हैं कि 1 किलोग्राम पानी, उसमें कितना नमक है। उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं, समुद्र से अगर आप 1 लीटर पानी निकालते हैं, मतलब किलोग्राम निकालते हैं, लीटर से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उसके जो एवरेज उसमें सॉल्ट निकलेगा वो 35 ग्राम निकलेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, उस पानी की सैलिनिटी कितनी हुई, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। और जैसे परसेंटेज का सिंबल ये है, तो पार्ट्स पर थाउजेंड का सिंबल ये है। क्लियर हो गया, तो पार्ट है पर कितने में, थाउजेंड, तो कितना ग्राम सॉल्ट है कितने किलोग्राम, मतलब 1,000 हम इसको लेते हैं रेफरेंस में, 1,000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम वाटर में कितना ग्राम सॉल्ट है। ये सिंपली 1 लीटर में आप बोल सकते हैं कितना सॉल्ट है, तो दैट बिकम्स पार्ट्स पर थाउजेंड। अगर ऐसा कोई पानी आप लेते हैं जिसमें 5 पीपीटी से कम सॉल्ट रहता है, तो वो पानी क्या हुआ, फ्रेश वाटर। और ऐसा लेते हैं जहां लगभग 35 पीपीटी या उससे ऊपर है, वो कैसा हो गया, मरीन। पर जब 5 से 35 के बीच में हो, यूजुअली उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रैकिश वाटर। कहां मिलेगा ब्रैकिश वाटर, एस्चुअरीज में। एस्चुअरी वो जगह है जहां नदी आके समुद्र से मिल रही है, तो वो जो प्लेस होगा वहां नदी का फ्रेश वाटर भी होगा, समुद्र का नमकीन पानी भी होगा। जब दोनों मिलेंगे, फ्रेश और मरीन मिलेंगे, तो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, तो वहां सैलिनिटी कम रहेगी, 35 से नीचे रहेगी, तो उसको हम प्रॉपर मरीन या सलाइन ना बोल के क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर। तो ये हो गया इकोसिस्टम, मतलब एक्वेटिक में बायोम नहीं होगा, वहां सिंपली इकोसिस्टम ही हम बोल देते हैं। तो फ्रेश वाटर में पहले ही आपको दो बता दिया, अगर रुके हुए पानी में है, स्टिल वाटर में है, तो उसको बोलेंगे लैंटिक इकोसिस्टम। तो एग्जाम के लिए याद रखना है। ऐसे ही स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि पोन्ड का जो इकोसिस्टम है वो किसका एग्जाम्पल है, लैंटिक या लॉटिक या बोथ या नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली किसका एग्जाम्पल है, लैंटिक, क्योंकि तालाब है तो रुका हुआ पानी है उसमें, स्टिल वो वाटर है। देन अगर रिवर की या जैसे स्प्रिंग की, स्ट्रीम्स की बात आ जाए, तो डेफिनेटली वो कैसा इकोसिस्टम हुआ, फ्रेश वाटर तो है पर फ्रेश वाटर में कैसा, लॉटिक, यानी कि मूविंग जो वाटर है उसमें इकोसिस्टम है। मरीन आपको बता दिया, जहां पे सॉल्ट कंटेंट लगभग 35 पीपीटी या उससे ज्यादा होगा, और जब 5 से 35 पार्ट्स पर थाउजेंड सॉल्ट कंटेंट होगा, हम क्या बोल देंगे उसको, ब्रैकिश। जैसे मैंग्रूव्स, एकदम समुद्र और जमीन का जो जोन है, जोन ऑफ अटैचमेंट है, वहां पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। एस्चुअरीज, जहां नदियां या कोई भी क्रीक, छोटी मोटी स्ट्रीम समुद्र में जाके मिलती है, दैट बिकम्स एस्चुअरी। और सॉल्ट मार्शिस,
ऐसे कुछ दलदली एरियाज हैं समुद्र और इसके लैंड के बीच के जोन के, जैसे रन ऑफ कच्छ वाला एरिया हो गया, एकदम दलदली एरिया है, सॉल्ट मार्शिज हैं, वो सब ब्रैकिश वाटर हो सकते हैं। तो एक्वेटिक में बायोम नहीं होंगे, सीधा हम एक्वेटिक इकोसिस्टम ही इसमें देख लेते हैं। अब देखो, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये अलग अलग तरह से क्लासिफाई होते हैं। मतलब जितने भी समुद्र में जीव होते हैं उनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। मेंस का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन प्री से बन सकता है, प्री में बन सकता है कि न्यूस्टोन क्या होते हैं, नेक्टोन कौन होते हैं, एक स्टेटमेंट दी होगी और आपको फाइंड आउट करना है कि ये जीव जंतु कौन से होंगे। तो देखो, जैसे ऐसे करके मैं रिप्रेजेंटेशन बना लेता हूं कि एक तालाब है, तालाब है, समुद्र है, कुछ भी हो सकता है, मान लो एक समुद्र है, पैसिफिक ओशन हम मान लेते हैं। न्यूस्टन, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस। ये फ्लोटिंग प्लांट है, जो भी ऊपर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ वगैरह जो भी प्लांट है फ्लोट करते हैं, जड़ें नहीं नीचे सबस्ट्रेटम तक अटैच होंगी, ऊपर जो फ्लोट करेंगे प्लांट है, हम देख सकते हैं उनको नेकेड आई से। जो इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जैसे फ्लोटिंग प्लांट, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, सरफेस पे ही रहते हैं, क्योंकि प्लांट्स के लिए क्या चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, ऑक्सीजन, ये CO2 भी चाहिए, तो मेनली सरफेस पे रहते हैं। तो ये फ्लोटिंग प्लांट्स हो गए, दीज आर कॉल्ड न्यूस्टन। देन पेरीफाइटन, पेरीफाइटन समझने के लिए एक वर्ड पहले समझना पड़ेगा, एपीफाइटन। एपीफाइटन कुछ खास प्लांट्स होते हैं, एपीफाइट जिनको बोलते हैं, वो प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट की सरफेस में ग्रो कर जाते हैं, उनको एपीफाइट्स बोलते हैं। कभी देखना गांव में अगर कभी गए होंगे जंगल वाले एरिया में या अपने खेतों में गए होंगे, वहां पे आप देखना कि पेड़ किसी और चीज का है और उसके पेड़ में एक अलग से कोई पेड़ ग्रो कर गया है। कभी नोटिस किया है ऐसा, कोई अलग ही स्पीशीज ग्रो कर गई है। जो तो जो किसी दूसरे पे ग्रो कर जाते हैं उन पेड़ों को क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स। वो तो पेड़ों की बात है, लेकिन यहां हम बात करते हैं पेरीफाइटन, यानी कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे की सतह पे अटैच होके रहते हैं। अब दूसरे की सतह में चाहे तना हो सकता है इन फ्लोटिंग प्लांट्स का, या इनकी पत्तियां हो सकती हैं, या इनकी जड़ें हो सकती हैं, इनके साथ वो अटैच रहे, उनके साथ चिपक के रहे। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, एक एल्गी होती है, सेसाइल एल्गी। तो ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे पे अटैच होके रहे, फ्री फ्लोटिंग नहीं है, अपने दम पे नहीं है, वो किस पे अटैच हो रहे हैं, किसी दूसरे की सतह पे अटैच हो रहे हैं। एक प्लांट है, मान लो पानी में, उसकी पत्ते में, उसकी सतह में वो अटैच हो गया, जैसे एल्गी। बहुत सारे ऐसे शैवाल होते हैं, एल्गी होती है, दूसरे प्लांट के साथ अटैचमेंट में रहते हैं। तो जो अपने दम पे हैं ऐसे प्लांट्स, वो कौन से हो गए, न्यूस्टन। जो उनके साथ अटैचमेंट में है वो हो गए पेरीफाइटन। फिर आते हैं प्लैंकटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। प्लैंकटन जो है, दीज आर माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स। देखो, तैर तो रहे हैं, तैर तो ये भी रहे हैं, पर इनकी खास बात है कि ये कैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक है, मतलब बहुत सूक्ष्म है, हम उनको नेकेड आई से ऐसा ज्यादा देख नहीं सकते हैं। तो ये हो गए प्लैंकटन्स, यानी कि माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे बहुत सारी छोटी छोटी एल्गी है, डायटम्स हैं, ये कुछ प्रोटोजोन्स हैं। प्रोटोजोन तो हम देख भी सकते हैं, कुछ तो हैं, लेकिन मतलब बहुत माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम तो यूजली नेकेड आई से नहीं देखते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप या उसी में ज्यादातर देखते हैं। ठीक है, लेकिन एल्गी जो है बहुत सारी, अगर एल्गी कॉलोनीज में है, बहुत इकट्ठी है, तो हम उसको देख सकते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो तैरते रहते हैं, इनका कोई अपना सब्सटेंस, अपना अटैचमेंट नहीं है। जहां वाटर करंट आएगा उसके साथ ये बह जाएंगे। इनकी जो मूवमेंट है वो ज्यादा किस पे निर्भर करेगी, वाटर करंट पे। अभी यहाँ पे वो प्लैंकटन तैर रहे हैं, एक लहर आई और लहर चलेगी 1 किलोमीटर दूर, तो उसके साथ वहां बहते हुए चले जाएंगे। तो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, पर ये बहुत जरूरी है। जब हम फूड चेन और फूड वेब पढ़ेंगे, तो समुद्र की फूड चेन कहां से शुरू हो जाती है, प्लैंकटन से। प्लैंकटन दो तरह से होते हैं, फाइटो प्लैंकटन, जू प्लैंकटन। जब मैं फाइटो प्लैंकटन बोल रहा हूं तो मतलब प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन जब मैं बोल रहा हूं तो सूक्ष्म प्लांट जैसे एल्गी वगैरह हो गए, और जब जू प्लैंक्टन बोल रहा हूं तो सूक्ष्म जीव जैसे क्रस्टेशियन या प्रोटोजोन्स। तो फूड चेन समुद्र की शुरू होती है फाइटोप्लैंक्टन से। इतने सूक्ष्म होते हैं ये, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, अपना भोजन भी बनाते हैं। इन पे फीड करता है जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन को खाएंगे छोटे जीव, उसको खाएंगी छोटी मछलियां, उसको खाएंगी बड़ी मछलियां, और ऐसे समुद्र की फूड चेन चलती है। तो ये प्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे कोई सवाल पूछ ले कि हमारी धरती में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का सोर्स कौन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या समुद्र है, समुद्र है। जितने वर्षावन ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते हैं, जितना सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, प्लैंक्टन, खास करके फाइटोप्लैंक्टन जो ग्रीन है,
जिनका क्लोरोफिल है, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन। तरह तरह की एल्गी होती हैं समुद्र में जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। समझ आ गया? तो न्यूस्टन मैंने क्या बता दिए, फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, बीच में नहीं मिलेंगे, हमेशा कहां मिलेंगे, वाटर की सरफेस में, टॉप में हमें मिलेंगे। जैसे एक लेक में कमल का पौधा मिल गया, तो वो कौन सा हुआ, दैट इज न्यूस्टन। और उस कमल के पौधे में अगर कोई एल्गी शैवाल अटैच हो गया है, तब उसको क्या बोल देंगे, एरीफाइटन। और फ्री फ्लोटिंग जो है, जो कहीं भी वाटर करंट के साथ चले जा रहे हैं, माइक्रोस्कोपिंग है, ये क्या हो गए, प्लैंक्टन। अब चाहे फाइटोप्लैंक्टन हो या जू प्लैंक्टन हो, जो एनिमल वाली स्पीशीज में होंगे जू प्लैंक्टन है, प्लांट्स लाइक होंगे तो वो फाइटोप्लैंक्टन है। इसमें स्टोन में नहीं, मतलब लिविंग बींग्स में होते हैं जान, जैसे किसी प्लांट में अटैच कर रही है तो उसको हम अकाउंट में लेते हैं, ठीक है, स्टोन वाली नहीं। तो नेक्स्ट आता है, देखो इस पे खास बात ये मैंने आपको बता दी, जो ये फाइटो है, जू प्लैंक्टन है, इनकी अपनी लोकोमोटरी पावर नहीं है। चाहे जीव भी हैं, अपने आप लोकोमोशन नहीं करते हैं, वो किसके साथ बहते हैं, वो वाटर करंट्स के साथ। ठीक है, देन कम्स नेक्टन। और नेक्टन के बाद आ जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है नेक्टन। वैसे तो बायोडाइवर्सिटी के लिए तो फाइटोप्लैंक्टन जरूरी है, पर मतलब ऐसे कमर्शियलाइजेशन वगैरह के लिए नेक्टन, जो एक पावरफुल स्विमर्स है, जितनी भी मछलियां हैं या बड़े बड़े जीव हैं जो पानी के अंदर है, वो पानी के करंट के विपरीत भी तैर सकते हैं। लहर इस तरफ को चल रही है, वो इस तरफ को भी तैर सकते हैं। जो फ्री, मतलब इस तरह से फ्री स्विमिंग जो ऑर्गेनिज्म पानी में हो गए, जिनका वाटर करंट से कोई लेना देना नहीं है, वाटर करंट के विपरीत भी ये तैर सकते हैं। मतलब मेन जो जितनी भी फिश वगैरह आ जाती हैं, बड़े बड़े जो जीव हैं, वो सब नेक्टन होते हैं। इसके अलावा कुछ एकदम समुद्र की तली में हमें मिलेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में मिलेंगे, बेंथिक जोन है, एकदम डार्क जोन है, कोई लाइट तक भी यहाँ पे नहीं पहुंचेगी। इन सब जीवों को हम क्या बोल देंगे, जो लास्ट में मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड बेंथोस। तो 5 तरह के हमने जीव देख लिए। अब एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है, कोई एक स्टेटमेंट आ जाएगी, आपको फाइंड आउट करना रहेगा, तो एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया है। जैसे यहां आप देख सकते हैं, बहुत नीचे हो जाएंगे एकदम डार्क जोन, तो ये बेंथोस हो जाएंगे। इसके ऊपर जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं खुद फ्लोट कर सकती हैं, नेक्टोन हो जाएंगी। और ऐसे ज्यादा जो फाइटोप्लैंक्टन है, कहीं भी मिल सकते हैं, पर ज्यादा सतह पे ही मिलते हैं। क्या कारण है इसका, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करनी है, नाम ही फाइटोप्लैंक्टन है, मतलब प्लांट जैसे दिखने वाले सूक्ष्म जीव, तो उनमें क्लोरोफिल है, उनको प्रकाश संश्लेषण करके फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाना है, तो सरफेस में ही संभव है। पर ये फ्री फ्लोटिंग नहीं है, वाटर करंट के साथ होते हैं। तो यही यहाँ पे भी है, नीचे बेंथोस, नेक्टोन, और ये प्लैंक्टन, फिर उसमें फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन दोनों हो सकते हैं। और सबसे टॉप में ऐसे फ्लोटिंग प्लांट, उनको क्या बोल देंगे, न्यूस्टन। अब आता है वेटलैंड इकोसिस्टम। देखो पहले तो इसको समझ लेते हैं, वेटलैंड क्या है। इस डायग्राम में देखो, इतना क्लियर डायग्राम नहीं है, पर आप इमेजिन कर लो, मतलब जैसे एक झील है, झील और वेटलैंड एक ही बात है। पर वेटलैंड हम नाम तब देते हैं जब उसकी डेप्थ 6 मीटर से ज्यादा ना हो। लो टाइड में भी उसकी डेप्थ ज्यादा से ज्यादा कितनी रहे, 6 मीटर रहे। अगर 6 मीटर तक गहरी है, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, वेटलैंड। मतलब लेक तो बोलेंगे ही बोलेंगे, पर साथ में जो पर्टिकुलर टर्म है वो क्या यूज करते हैं, उसको वेटलैंड बोलते हैं। कि 6 मीटर, जैसे 3 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, कितनी भी गहराई है, तो वो एरिया बन जाता है वेटलैंड। अब चाहे रेणुका लेक है, कुछ भी है, तो इनको भी वेटलैंड में ही क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, ज्यादातर जो है उनको हम वेटलैंड बोलते हैं। अब वेटलैंड देखो क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, पहले तो वैसे ही जनरली देख लेते हैं। एक जो वेटलैंड है, उस वेटलैंड की क्या इंपॉर्टेंस है, जो वेटलैंड है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सोचो। कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी ना। दुनिया में इतने बड़े बड़े कन्वेंशन हैं, रामसर कन्वेंशन है वेटलैंड को प्रिजर्व करने के लिए, तो ऐसा क्या खास है वेटलैंड में। ठीक है, वो तो वो तो नदी में भी होती है। हाँ, बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, गुड। और देखो, सबसे बड़ी बात, जो वेटलैंड्स है ना, ये बहते हुए पानी को रोकते हैं। जैसे मान लो यहां से टूटी कंडी तक पूरा एरिया ऐसा है कि दलदल वाला एरिया है, बरसात में पानी भी वहां पे रुका हुआ है, या जैसे पोंग डैम उसको मान लीजिए, ऐसे जो एरियाज है दूर दराज तक,
वहां पे क्या होगा, जैसे ये एरिया है, बीच बीच में इसमें पेड़ पौधे भी हैं, घास फूस भी है, और ज्यादा ये पानी है, इसको हम वेटलैंड बोल देते हैं। आसपास का कहीं का भी पानी होगा ढलान के साथ, वो यहाँ पे आ जाएगा, तो बहता हुआ पानी है यहाँ रुक जाएगा। एक बार यहाँ पानी रुक गया तो उसका फायदा ये होता है कि पानी जब एक बार रुक गया तो वो क्या करेगा, परकोलेट करेगा, वो नीचे जाएगा, और जब ये नीचे जाएगा तो हमारे जो नीचे स्रोत हैं पानी के, वो रिचार्ज हो जाते हैं, यानी कि ग्राउंड वाटर को ये रिचार्ज करने में मदद करता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है नीचे। इसके अलावा जो रन ऑफ है, यानी कि अगर ऐसी वेटलैंड नहीं होगी तो पानी बहता हुआ सीधा नदी में चला जाएगा, नदी से चला जाएगा आगे समुद्र में, और फिर हमारे इसमें टेरेस्ट्रियल जो लैंडफॉर्म है यहाँ पे तो पानी रहेगा ही नहीं। तो पानी को भी ये कैप्चर करते हैं, वाटर स्टोरेज भी ये करते हैं। ठीक है, तो वाटर स्टोरेज तो है ही है, और वाटर स्टोरेज एक बार हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जो बहता हुआ पानी है रन ऑफ, उसको चेक करते हैं, उसको रोकते हैं कि सारा पानी एकदम बहते हुए ना आगे चला जाए। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका फायदा है वो तो क्या है, बायोडाइवर्सिटी। मैंने बोला हाइट बहुत गहरी भी नहीं है, तो उसमें बीच बीच में पेड़ भी दिखेंगे, झाड़ियां भी आपको दिखेंगी, तो वहां पे जो है इनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी, यानी कि मछलियां वगैरह तो होंगी ही होंगी, वहां पे पक्षी भी आ जाएंगे। जैसे भरतपुर राजस्थान आपने एग्जाम्पल दिया, तो पोंग डैम का एग्जाम्पल है, रशिया साइबेरिया तक से वहां पे पक्षी आते हैं माइग्रेशन में। तो जीव जंतु तो है ही है, लेकिन साथ में क्या है वहां पे, जीव जंतु तो है ही है, मतलब मछलियां तो है ही है, साथ में क्या है, बर्ड्स भी वहां पे आ जाते हैं। तो मतलब बायोडाइवर्सिटी वहां पे बहुत अधिक रहती है। तो ये सारे जो फायदे हैं ये मेनली वेटलैंड से जुड़े हुए हैं। वो तो अदर कारण तो हो ही गए कि पानी का स्रोत है ये, आसपास होगा तो सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर लो, नहाने के लिए इस्तेमाल कर लो, वो तो अलग चीज है, पर मेनली मतलब बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये फायदे तो उसके हैं ही। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि जो ये वेटलैंड्स हैं, दीज आर वन ऑफ द प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। और जब मैं प्रोडक्टिव इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, यानी कि तीन हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे एस्चुरी, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कौन सा है, एस्चुरी, मैं बताऊंगा प्रोडक्टिव का मतलब। उसके बाद दूसरे नंबर पे वेटलैंड्स, और उसके बाद तीसरे नंबर पे ओशियंस। इसका मतलब ये हुआ, अगर ऑर्गेनिक मैटर बनाने की बात हो, ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो जीव जंतु हैं, इस तरह जो लाइफ है, अगर उसकी बात हो, तो सबसे ज्यादा तो प्रोडक्टिव सिस्टम कौन से हुए, एस्चुअरीज। एस्चुअरी वो एरिया है जहां समुद्र में आके ये नदियां ऐसे मिलती हैं, नदियां, स्ट्रीम्स, क्रीक्स वगैरह जो आके यहाँ मिलेंगी, ये वो एरिया है। और ये एरिया खास इसलिए है क्योंकि समुद्र में तो नमकीन पानी वाले जीव जंतु मिलेंगे, यहाँ पे फ्रेश वाटर वाले मिलेंगे। और जहां ये दोनों आके मिलते हैं, ये जो जोन होता है, इसमें दोनों के मिलते हैं, इसमें नदियों के साथ आए हुए न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, समुद्र वाले न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और यहाँ पे दोनों तरह के जीव मिलते हैं। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक होती है। अगर मैं कोई भी एक एरिया मान लूं, मैं अपने मन में इमेजिन कर लूं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, वो एरिया ऐश्वरी का भी लूं, 1 स्क्वायर किलोमीटर वेटलैंड का एरिया भी लूं, 1 स्क्वायर किलोमीटर समुद्र का एरिया भी लूं, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहां पे है, एस्चुअरीज में है। क्यों, क्योंकि दो जगह के न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे मर्ज करते हैं, दो जगह के जीव जंतु वहां पे आते हैं, तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होंगे, और उनको खाने के लिए तरह तरह के जीव जंतु वहां पे आएंगे। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कौन सा हुआ, एस्चुअरी। फिर वेटलैंड और ओशियन में वेटलैंड ज्यादा प्रोडक्टिव क्यों है, क्योंकि वेटलैंड की गहराई ज्यादा नहीं है, और अगर गहराई ज्यादा नहीं है तो उसके बॉटम तक सनलाइट पहुंच जाएगी। 6 मीटर गहराई क्या होती है, उसके बॉटम तक पहुंच जाएगी सनलाइट। 6 मीटर आप मान लो लगभग 17-18 फीट, मतलब मेरे बराबर 3 साढ़े 3 बंदे डूब जाएंगे। तो इतनी डेप्थ तक जो है सनलाइट आसानी से पहुंच जाती है। और जब बिल्कुल वेटलैंड के डेप्थ तक सनलाइट पहुंच जाएगी तो वहां पे ग्रीन प्लांट्स भी होंगे, और उनको उन पे निर्भर रहने के लिए दूसरे प्लांट्स भी होंगे, मतलब दूसरे जीव भी होंगे। तो इसीलिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम एस्चुअरीज, एस्चुअरीज के बाद वेटलैंड, और वेटलैंड के बाद ओशियन। मैं पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं कि 1 1 स्क्वायर किलोमीटर दोनों तीनों का ले लिया जाए तो ज्यादा प्रोडक्टिव कौन निकलेगा। और ओवरऑल देखें फिर तो ओशियन ही, क्योंकि ओशियन तो बहुत ज्यादा है ना, धरती के 70% तो लगभग ओशियन ही। पर सिर्फ सेम एरिया कंसीडर किया जाए तो सेम एरिया में सबसे प्रोडक्टिव कौन, एस्चुअरीज। तो ये सीक्वेंस याद रखना है एग्जाम के लिए।
कि मोस्ट प्रोडक्टिव जो एरिया है, मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम वो कहाँ का होता है? एस्चुअरीज का। देन कम्स वेटलैंड, देन कम्स ओशियंस। तो वेटलैंड के फायदे बहुत सारे जो है, इस तरह से माइग्रेटरी स्पीशीज वगैरह यहाँ पे आते हैं। देखो वेटलैंड जो है ना, ये मैंने पहले तो बता दिया कि जिनकी डेप्थ कितने से ज्यादा नहीं होगी, डज नॉट एक्सीड 6 मीटर, 6 मीटर से गहरे तो कभी भी नहीं होंगे। इसके अलावा ये कुछ डेटा है कि अगर वेटलैंड का डेटा देखें भारत देश में 18.4% जो है, लगभग लगभग इतना वो ऑक्यूपाई करते हैं। जिसमें आगे 70% जो है इसका, ये राइस की खेती वहां होती है, पैडी कल्टीवेशन वहां पे होता है। बाकी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, और न्यूट्रिएंट जब रिच होंगे तो एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स वो ज्यादा वहां पे ग्रो करते हैं। एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स का मतलब ये है कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे जलीय प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स जो किसी मतलब वाटर बॉडी के आसपास ग्रो करते हैं, तो पानी के बाहर भी निकल सकते हैं। पूरी तरह से जो झील के बाहर निकल गया पौधा, ये इमरजेंट हो जाएगा। कुछ जो है एकदम थोड़े बहुत हो सकते हैं तो वो सबमर्ज हो जाएंगे। कुछ पूरी तरह के भी हो सकते हैं, या फिर कुछ ये सबमर्ज और फ्लोटिंग ऐसे भी हो सकते हैं। तो मतलब जो एक्वेटिक लाइफ के जो प्लांट्स हैं, सिंपली हम उनको क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड मैक्रोफाइट्स। तो मतलब अगर पूरे में लाइट जा रही है, डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत ज्यादा मैक्रोफाइट्स वहां पे ग्रो करते हैं। तो जो वेटलैंड होती है, इट सपोर्ट्स हाई डेंसिटीज एंड डाइवर्स फोना। तरह तरह के जीव जंतु हमें मिलते हैं। फ्लोरा तो है ही है, पर फ्लोरा के साथ क्या है? फोना। तरह तरह की मछलियां हमें वेटलैंड में मिलेंगी, और उनके खाने के लिए चाहे सारस हो या कई तरह के साइबेरियन बर्ड्स हो, वो वहां पे आते हैं। तो वेटलैंड जो है अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए ज्यादा फेमस है। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया, कई चीजें हैं, क्योंकि कहीं से भी गंदा पानी आ गया, वेटलैंड में चला गया, धीरे धीरे उसका रिसाव जमीन में होगा। और जब कई लेयर से होता हुआ जमीन के अंदर पहुंचेगा, तो अपने आप पानी क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाता है, तो वाटर रिसाइकलिंग हो जाएगी इससे। लेक इकोलॉजी। अब देखो, लेक तो एक वाइडर टर्म है, उसकी कुछ भी डेप्थ हो सकती है, कोई डिफाइंड डेप्थ नहीं है। एक वेटलैंड को भी हम लेक बोल सकते हैं, पर जब 6 मीटर तक हाइट रिस्ट्रिक्ट करे, वहां पर्टिकुलरली नाम के यूज करते हैं? वेटलैंड। तो लेक तो किसी भी डेप्थ में हो सकती है। ज्यादातर जो है ये लोटिक इकोसिस्टम का पार्ट है, मतलब स्टैटिक इकोसिस्टम का ये ज्यादा पार्ट है, रुका हुआ इसमें पानी रहता है। बाकी लेक में एजिंग भी होती है। जैसे आज ये लेक इतनी गहरी है, मान लो ये लेक 20 मीटर गहरी है, तरह तरह से नदियां आ रही हैं अगल बगल से, नदियां अपने साथ मलबा लेके आ रही हैं, सेडिमेंट लेके आ रही हैं। ये सेडिमेंट धीरे धीरे जमा हो रहा है। हो सकता है कि आज से 1,000 साल के बाद ये लेक पूरी इस सेडिमेंट से भर जाए। तो जैसे एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की उम्र बढ़ रही है, तो एक झील की उम्र भी बढ़ रही है। उस उम्र बढ़ने को ही क्या बोलते हैं? एजिंग। मतलब सेडिमेंट से वो धीरे धीरे भरती रहती है, उसको हम एजिंग बोल देते हैं। तो ये लेक इकोलॉजी लास्ट में अल्टीमेटली सूख जाती है, भर जाती है सेडिमेंट से। ओलिगोट्रॉपिक लेक कौन सी होती हैं? देखो, ओलिगोट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट, यूज्ड टू डिस्क्राइब लेक्स विद लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। किसी भी कारण हो सकती है। देखो, मैं लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूं। मतलब सोचो, एक फैक्ट्री के पास एक झील है, और पूरा उसमें केमिकल वाला पानी जाता है। क्या होगी उसकी कोई प्रोडक्टिविटी? कोई अच्छे प्लांट भी सर्वाइव नहीं करेंगे, कोई प्लैंकटन, कोई जीव जंतु कुछ वहां सर्वाइव नहीं करेगा। तो ऐसी लेक्स को, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट लेक्स को हम क्या बोल देते हैं? ओलिगोट्रोपिक लेक्स। ठीक है, तो सीधे सीधे टर्म्स हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में। ये आपको बता दिया कि तीनों में प्रोडक्टिविटी वाइज देखें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है? एस्चुअरीज की। देन कम्स लेक, और उसके बाद आता है ओशियन। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम एस्चुअरी। दोनों से न्यूट्रिएंट रिसीव करते हैं, ओशियन से भी एज वेल एज सराउंडिंग वाटरशेड, कोई भी है, नदी नाला, स्ट्रीम, क्रीक, रिवुलेट, कुछ भी हो सकता है। वैरायटी ऑफ लाइफ, चाहे मछलियां हैं, शेलफिश हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, सब एस्चुअरी में हमें मिलते हैं। लेक्स की बात करें, ओशियन से ज्यादा प्रोडक्टिव, एस्चुअरी से कम प्रोडक्टिव। तो यहां पे भी, क्योंकि इसके मुकाबले ज्यादा इसीलिए क्योंकि लाइट वाला जोन है। फोटिक जोन मतलब जहां सनलाइट पूरी उस वेटलैंड में पहुंच जाती है, उसके बेस तक पहुंच जाती है, तो तरह तरह के जीव जंतु मिलते हैं। ओशियन में ज्यादा वो सनलाइट टॉप में ही रहती है, नीचे तक नहीं पहुंच पाती है, तो ज्यादा प्लैंक्टन वगैरह, कुछ फ्लोटिंग जो छोटे माइक्रो प्लांट्स है, सब हमें यहाँ मिलते हैं। तो ये प्रोडक्टिव वाइज भी हो गए तीनों। ये एस्चुअरी आप देख सकते हैं कि समुद्र में आके, इस तरह से देखो, नदियां ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट में आके सीधे समुद्र में आके मर्ज कर जा रही हैं। तो ये जो मीटिंग जोन है इनका,
इस मीटिंग जोन को यूजली क्या बोल देते हैं? एस्चुरी। तो समुद्र का हैबिटेट भी है, फ्रेश वाटर का हैबिटेट भी है, दोनों जगह से लाए गए न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे हैं, तो तरह तरह के जीव जंतु यहाँ मिलते हैं। तो मछलियां तो मिलेंगी मिलेंगी, साथ में माइग्रेटरी बर्ड्स भी आ जाते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया है, ये बहुत गहरा नहीं होगा, उथला एरिया होगा, तो यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स बर्ड्स भी होते हैं जो फिश वगैरह में फीड करते हैं। अब एक टर्म आती है यूट्रोफिकेशन। आप इमेजिन करो किसी शहर में कहीं कोई सेप्टिक टैंक, कोई गटर लीक हो रहा हो और उसके आसपास कोई वाटर बॉडी हो, और ऐसा बड़ा गंदा सा एरिया बन जाता है कि एक झील है और पूरी झील एक शैवाल से ढक रखी है। भी नोटिस किए ऐसा? एकदम कोई गंदा नाला होगा और इस तरह से, या किसी एग्रीकल्चरल रन ऑफ वाटर जहां जाता हो, या कोई सेप्टिक टैंक वगैरह उसके बगल में हो, या सीवरेज की लीकेज हो, इस तरह का ये स्ट्रक्चर हमें दिखता है। ये है तो तालाब, पर साफ तालाब नहीं है, पूरा किससे ढक गया है? ये हरे शैवाल से ढक गया है, एल्गी से ये कवर हो गया है। ये अच्छा है एक लेक के लिए कि बुरा है? सब कुछ फंस जाएगा इसके अंदर। मछलियां वगैरह, मछलियां जो ऑक्सीजन लेती है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेती हैं। जैसे हम में लंग्स हैं, तो आपको क्लियर है मछलियों में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। पर पानी में ऑक्सीजन आनी भी तो चाहिए। अगर पानी मूव कर रहा है, हिल डुल रहा है, तब तो उसमें ऑक्सीजन आएगी। एकदम ट्रैप हो गया है ऊपर से, तो फिर ऑक्सीजन कहां से आएगी? ऐसी कंडीशन, एक अगर स्टेटमेंट में बोलूं कि एक्सेस लोडिंग ऑफ अ वाटर बॉडी, वाटर बॉडी विद न्यूट्रिएंट्स, विद न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। और इसी कंडीशन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? एल्गल ब्लूम। देखो ये कैसे होता है। पानी में जब न्यूट्रिएंट्स होंगे तो पानी में एल्गी भी होती है, पर कई बार पानी में किसी कारणवश, ज्यादातर तो इंसानी इंटरफेरेंस के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, पानी में गलती से बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। उदाहरण समझो, एक झील है और उस झील के आसपास बहुत सारे खेत हैं, और सारे किसानों ने आज ही खेत में खाद डाली है, आज सबने खेतों में खाद फेंकी है, और शाम को ही एक टोरेंशियल रेनफॉल हो गई, मूसलाधार बारिश हो गई, और सारे खेतों में इतना ऊपर ऊपर तक पानी भर गया, और सारा पानी बह के अल्टीमेटली कहां चला गया? उस लेक में चला गया। अब एकदम उस लेक में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए, एक खाद मिल गई उस पानी को, तो उस पानी में जो थोड़ी बहुत एल्गी होगी, वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिलने से क्या हो जाएगी? एकदम ब्रीड करेगी, एकदम फास्ट ग्रो करेगी, और इतनी ज्यादा ग्रो हो जाएगी कि पूरे तालाब को ही वो एल्गी पूरा ढक देगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम। जब इस तरह की कंडीशन होगी, तो धीरे धीरे जो एल्गी है, या नीचे जो भी मटेरियल है, खास करके एल्गी, ये भी धीरे धीरे डाई होने लगेगी, ये भी मरने लगेगी। और जब इसका मटेरियल अंदर डिकम्पोज होगा, तो जब मटेरियल डिकम्पोज होता है बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण, अब एक एग्जांपल समझो, अगर एक ब्रेड आपने रखा है और उस पे बैक्टीरिया एक्ट कर रहे हैं, तो वो डिकम्पोज हो रहा है, उसके लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जब ये सारा मटेरियल अंदर सड़ेगा, गलेगा, डिकम्पोज होगा बाय द एक्शन ऑफ सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया और फंगस, तो जब ये डिकम्पोज होगा, तो उस डिकम्पोजिशन में जितनी ऑक्सीजन थोड़ी बहुत बची भी है, आधी तो इन्होंने ही ढक दी थी, जो थोड़ी बहुत बची है वो किसने यूटिलाइज कर ली? इसके डिकम्पोजिशन में बैक्टीरियल एक्शन ने यूटिलाइज कर ली, और उसकी वजह से पानी के अंदर ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है, ना के समान रहती है। और उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? एकदम हाइपोक्सिया लाइक कंडीशन। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन लेस कंडीशंस। और जब ऐसी हाइपोक्सिक कंडीशन उस तालाब के अंदर बनेगी, तो उस तालाब के अंदर जो भी एक्वेटिक लाइफ है, कुछ भी है, चाहे इसमें मगरमच्छ है, चाहे मछलियां हैं, प्रॉन्स हैं, श्रिम्प है, XYZ कुछ भी हो सकता है, वो सारी एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाती है। तो यूट्रोफिकेशन जो है, ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। नाम ही एल्गल ब्लूम है, मतलब अलगी इतनी ज्यादा फलेगी फूलेगी, एकदम बूम आ जाएगा उसका, दैट इज एल्गल ब्लूम। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया या कई तरह की जो एल्गी है वो उसमें ग्रो कर जाती है। तो यूट्रोफिकेशन अच्छा नहीं। ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि आसपास एग्रीकल्चर रन ऑफ से पानी आ गया हो सकता है इसके आसपास एक सेप्टिक टैंक हो या सीवरेज पाइप हो पूरे शहर की, और ये सीवरेज पाइप टूट जाए और सारा सीवरेज मटेरियल इस पानी में गिर जाए, तो वो भी एक्सेस लोडिंग हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स का, उसकी वजह से भी जो है वो एल्गल ब्लूम वहां पे हो जाएगा। और एल्गल ब्लूम होगा, एक तो ऑक्सीजन को और सनलाइट को ट्रैप कर देगा, नीचे कुछ भी प्लैंकटन वगैरह होंगे वो तो वैसे ही मर जाएंगे। और उसके बाद
जो भी नीचे प्लांट्स या मछलियां कुछ भी मरेगा, जब उस पर डिकम्पोजिशन होगा, और वो कौन करेगा? बैक्टीरिया। जब वो सड़ेंगे गलेंगे तो उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन ऑक्सीजन बची है वो भी खत्म हो जाएगी, हाइपोक्सिक कंडीशन बन जाएंगी। तो ये एकदम डेडली होता है। इट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। तो कभी वाटर पोल्यूशन टॉपिक आ जाए तो वाटर पोल्यूशन में भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा यूट्रोफिकेशन, पर तब हम नहीं पढ़ेंगे, हमने ये देख लिया है। तो यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम दोनों एक ही बात है। पर यूट्रोफिकेशन पहला स्टेप है। यूट्रोफिकेशन सिर्फ किसको बोल रहा हूं मैं? एक्सेस लोडिंग ऑफ अ वाटर बॉडी विद न्यूट्रिएंट्स, ये यूट्रोफिकेशन। और इसका परिणाम क्या है? एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गी। तो उस परिस्थिति को क्या बोल देंगे? एल्गल ब्लूम। अब ये तो हो गया विद डेफिनेशन, आपको मैंने बता दिया। ये वो हाइपोक्सिया डेड जोन्स, झील के अंदर डेड जोन्स बन जाएंगे, हाइपोक्सिया। और वो मैंने समझा दिया कैसे होगा। which refers to the reduced level of oxygen in the water results from eutrophication. When excessive algae due to eutrophication die, they are decomposed. The bacterial decomposition of their biomass consumes oxygen in water, thereby creating a state of hypoxia. ठीक है, तो हाइपोक्सिया ज्यादा डेडली कंडीशन है उसकी वजह से जो होगा। देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूट्रोफिकेशन। देखो पहली बात तो सारी उसकी, जो जीव जंतु है जो थोड़े टफ वाले हैं, जो कम ऑक्सीजन में सरवाइव कर सकते हैं, हो सकता है वो बच जाए, अदरवाइज मोस्टली तो क्या हो जाएंगे? वो तो मर जाएंगे। देन न्यू स्पीशीज इन्वेजन। हो सकता है आसपास से ऐसी स्पीशीज कुछ आ जाएं, ऐसे पेड़ पौधे वहां ग्रो कर जाएं जो पहले थे ही नहीं। इस तरह की एल्गी, इस तरह के प्लांट्स वहां ग्रो कर जाएं जो ऐसे एक्सेस न्यूट्रिएंट्स में ग्रो करते हैं। कई तरह की वीड्स वहां पे ग्रो कर सकती हैं। कई तरह के प्लांट या कई तरह के एनिमल वहां पे आ सकते हैं जो लो ऑक्सीजन कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। देन टॉक्सिसिटी। जब वो सारा पदार्थ सड़ेगा गलेगा पानी में ही, तो पानी में भी एकदम टॉक्सिक फैलेगा। इतना जब साड़ा वहां पे पड़ेगा तो टॉक्सिसिटी तो आएगी आएगी। माइग्रेशन ऑफ स्पीसीज। अगर कोई प्लेस है वहां से बच निकलने का, तो जो जीव जंतु है वो भी वहां से निकल जाएंगे। मान लो माइग्रेटरी बर्ड्स ही वहां पे थे जो हर साल आते थे, हर महीने आते थे, अब वो यहाँ नहीं आएंगे। वो यहाँ से क्या क्या कर जाएंगे? माइग्रेट कर जाएंगे, अब उस जगह नहीं आएंगे वो। देन ग्रेजुअली द वाटर बॉडी इज रिड्यूस्ड इनटू अ मार्श। अब इतनी, पहले मान लो ये जो लेक थी, ये मान लेते हैं 5 मीटर गहरी थी, और इसमें जितना ही एल्गी एक्सेस ग्रो की, बाद में सड़ी गली, ये नीचे ही जमा हो गई, यही सेडिमेंट बन गई। तो जो लेक कभी गहरी थी, अब वो बहुत कम रह जाएगी, एकदम दलदली एरिया बन जाएगा, गंदा सा एरिया बन जाएगा, और इसको क्या बोल देंगे? मार्श। ठीक है, मार्शी एरिया, दलदली एरिया, जो एक्वेटिक लाइफ वगैरह को सपोर्ट नहीं करेगा। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैंग्रोव्स। देखो मैंग्रोव्स क्या चीज है। ये देखो समुद्र है, और जहां समुद्र खत्म हुआ आगे जमीन शुरू होगी, एकदम बहुत घनी झाड़ियां, बहुत घने पेड़ पौधे इकट्ठे इकट्ठे दिखते हैं। इन पेड़ पौधों को क्या नाम दे देते हैं? दीज आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। ये प्लांट बहुत ही खास है। नॉर्मल जो ये प्लांट है, हमारे यहाँ जो प्लांट है, आम का पौधा, पीपल का पौधा, जो भी ये प्लांट है, इनमें और मैंग्रोव्स में अंतर क्या है? ये जो नॉर्मल मैंने आपको प्लांट बताए, ये तो नॉर्मल वाली जगह ग्रो कर सकते हैं। ये जो प्लांट है मैंग्रोव्स, दीज आर हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स मतलब सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स। सॉल्ट फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होता है इनमें। तो पानी, मतलब ऐसा पानी जहां नमक बहुत ज्यादा है, सलाइन वाटर है, उसको ये टॉलरेट कर लेते हैं। नॉर्मल जो हम कोई ऐसा कोई पौधा होगा, प्लम का ट्री होगा, नाशपाती का ट्री होगा, या मैंगो का ट्री होगा, वो नहीं ग्रो कर पाएगा यहाँ पे। तो स्पेशल तरह के प्लांट्स होते हैं जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड हेलोफाइट्स, जो यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। पर इनसे आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, 2-3 पॉइंट में आपको बताता हूं जो मैंग्रोव से क्वेश्चन बन सकता है। ये मेंस के लिए भी क्वेश्चन बनता है, वो देखेंगे बाद में। इनकी खास बात मैंने बताया, कैसे प्लांट्स है ये? हेलोफाइट्स, सॉल्ट टॉलरेंट्स है, सॉल्टेंट प्लांट। इसके अलावा एक बहुत खास इनमें एक चीज होती है, दीज आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स, इनको एरियल रूट भी बोल देते हैं, एरियल रूट्स। इनको एडवेंटिशियस रूट भी बोल देते हैं, या इनको ब्लाइंड रूट्स भी बोल देते हैं, अलग अलग नाम है। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जैसे एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, उसकी जड़ें ये नीचे होती है, यहां से उस प्लांट का स्टेम शुरू हो गया है, तना। और ये नीचे क्या था?
रूट्स हैं। और ये बड़ा खास प्लांट है। मतलब जैसे ये एक प्लांट है, ये जो मैंग्रोव्स होगा इस तरह से मैंग्रोव है, इतना एरिया तो पानी में डूबा है, इसका जो तना है उससे भी यूं जड़ें निकलेंगी, ऐसी जड़ें निकलेंगी। तो ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं, कैसे रूट्स है ये? एरियल रूट्स, हवा में भी इसकी रूट्स है। तो ये बड़ी खास इसकी अडेप्टेशन होती है कि नीचे जो है सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ रूट्स कैसी हैं, एरियल रूट्स हैं, मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए। तो एरियल रूट्स भी इसमें पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, एक तो न्यूमेटोफोर्स, दूसरा एक ऐसे प्लांट्स हैं हेलोफाइट्स हैं। दूसरा एक और मैकेनिज्म इनमें, दैट इज कॉल्ड विविपेरी। विविपेरी प्लांट्स हैं। बायोलॉजी में हम दो टर्म्स पढ़ते हैं, दो तरह के जीव होते हैं, या तो विविपैरस या तो ओविपैरस। क्या अंतर है दोनों में? जो एग लेइंग है, जिनके गर्भ में बेबी इमेच्योर रहता है, सिर्फ इमेच्योर एम्ब्रियो है, वो जाइगोट है, और वो अंडा देते हैं। फिर इस एग को कुछ दिनों तक जो है उनको संभाल के रखना पड़ता है। फिर बाकी जो बेबी है उस एग के अंदर मैच्योर होता है। उसके बाद अंडा टूट के बेबी बाहर आता है। वो जीव जंतु पक्षी वगैरह सारे कैसे हो गए, ओविपेरी। लेकिन ह्यूमन है या बाकी एनिमल है, तो उनमें बेबी गर्भ में ही डेवलप हो जाता है, उसके बाद जो है वो बॉडी से बाहर आएगा। तो वो जीव जंतु कौन से हुए, विविपेरस। मतलब ये कि पहले वो जो ऑफस्प्रिंग है वो मैच्योर हो जाएगा वूम्ब में, उसके बाहर जो है वो डिलीवरी में वो बेबी बाहर आएगा। दीज आर विविपेरस। लेकिन यहां देखो, ये जो प्लांट्स है, यहां मैं विविपेरी क्यों बोल रहा हूं? सोचो विविपेरी क्यों बोल रहा हूं। बाकी जो नॉर्मल प्लांट होते हैं वो प्लांट कैसे होते हैं, उनका सिर्फ बीज होता है। वो बीज आप जमीन में बोते हैं, फिर आप उसको पानी खाद वगैरह देंगे, उसके बाद वो अंकुरित होता है। उसके बाद जो बीज है उससे एक सैपलिंग निकलेगा और धीरे धीरे पौधे में वो डेवलप होगा। लेकिन ये बड़े खास तरह के प्लांट हैं। विविपेरी जब मैं बोलूं तो पहले ही मैच्योर हो जाए, यानी कि जो भी इसका, जैसे ये ऊपर शूट है और इस पे मान लो कोई फल लगा है, या फल है या बीज है, इस बीज से पहले ही प्लांट बाहर निकल जाएगा। फिर ये बीज पेड़ से छूट के नीचे दलदल में गिरेगा। मतलब नीचे जर्मिनेट नहीं होगा, अभी वो प्लांट, वो जो फल है या बीज है, वो प्लांट के साथ ही लगा हुआ है, और लगे लगे क्या हो जाएगा, वो जर्मिनेट हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, मान लो एक आम की गुठली है, उसको लेते हैं, उसको दबाएंगे और मान लो एक पौधा ग्रो करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब वो पेड़ में है तो पेड़ में रहते रहते क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, फिर अपने आप ही वो गिर जाता है। जैसे लूज होगा, जैसे पेड़ फल पकने के बाद खुद ही गिर जाता है, जैसे वो अंकुरित होगा फिर ये नीचे गिर जाएगा, और तब तक ये अंकुरित हो चुका होता है, तो नीचे फिर इसने ग्रो ही करना होता है। तो ये बड़ी खास इसकी स्पेशलिटी है। तो ये कैसे प्लांट्स हो गए, मेनली विविपेरी, कि जब तक वो फल या बीज पेड़ में ही सटा है तभी वो जर्मिनेट कर जाता है। तो ट्री के साथ रहते रहते ही वो जर्मिनेट कर जाएगा, उसके बाद ये गिरता है। तो दो तीन जो है ये चीजें मैंग्रोव्स के बारे में इंपॉर्टेंट है, बाकी अब देख लेते हैं स्लाइड में। देखो ये तो आपको समझ आ ही गया कैसे प्लांट्स है ये, सॉल्ट टॉलरेंट हेलोफाइट्स। जैसे सोनेरेशिया हो गया, एवेसिनिया हो गया, या मान लो राइजोपोरा हो गया। तो ऐसे कई तरह के प्लांट्स हैं जो मैंग्रोव्स प्लांट में आते हैं। या फिर बहुत ही खास वेस्ट बंगाल में कौन सा, सुंदरी ट्री, उसकी वजह से ही सुंदरबन का नाम सुंदरबन पड़ा है, सुंदरी ट्री की वजह से। तो ये सारे मैंग्रोव्स हैं। इनको ज्यादा सोलर रेडिएशन चाहिए होती है। वो चाहिए, इनको क्यों चाहिए, देखो, टू फिल्टर सलाइन वाटर थ्रू देयर रूट्स। ये बड़ा खास मैकेनिज्म है इनके पास। इनकी जो रूट्स हैं वो उस नमकीन पानी को फिल्टर कर देती हैं, और बाद में जो पानी इसको चाहिए प्रकाश संश्लेषण वगैरह के लिए, वो तो साफ ही पानी चाहिए, पर इसकी जड़ों में एक खास बात है कि उस पानी को क्या कर लेती है, ये फिल्टर कर लेती है, जिसके लिए हाई एनर्जी चाहिए। और हाई एनर्जी चाहिए तो सोलर रेडिएशन भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। क्या ये पोलर रीजन में मिलेंगे, या बर्फीले टुंड्रा टैगा वहां ये मिलेंगे? नहीं। तो इसलिए जो मैंग्रोव्स है ज्यादातर हमें कहाँ मिलते हैं, ये ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक, यानी कि ग्लोब में देखें तो इक्वेटर के आसपास वाले जो रीजन है, 30 डिग्री तक आप जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उस रीजन में हमें ये मैंग्रोव्स मिलते हैं। और इंडिया तो आपको पता ही है, हमारे यहाँ तो मतलब इक्वेटर से हम लगभग 37 डिग्री तक खत्म हो जाते हैं। तो इंडिया में मिलते हैं मैंग्रोव्स, ये हमारा कोस्टल एरिया जो है काफी जगह मिलते हैं। लक्षद्वीप को छोड़ दें तो मोस्टली जगह इंडिया में मैंग्रोव्स मिलते हैं। सबसे ज्यादा तो कहां पे है दुनिया में, सुंदरबन में ही। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ऐसे प्लांट्स मैंने आपको बताया जो जहां समुद्र और जमीन का जो मीटिंग जोन है,
वहां पे जो ग्रो कर सकते हैं, मतलब दलदल वाला एरिया, नमकीन पानी वाला एरिया, एकदम ऐसे मार्शी एरिया, वहां जो प्लांट ग्रो करते हैं, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। और कैसे जी सकते हैं, क्योंकि इनमें खास एडेप्टेशन होती है। कौन सी एडेप्टेशन? दीज आर हेलोफाइट्स, साल्ट टॉलरेटिंग प्लांट्स हैं। हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल गर्मी वाली जगह में रहते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो पानी को फिल्टर कर सकती हैं। इसके अलावा न्यूमेटोफोर्स में होते हैं, जो आपको बता दिए, ब्लाइंड रूट, एरियल रूट, ये एक प्रकार के एडवेंटिशियस रूट्स इनको हम बोलते हैं। तो ये एडवेंटिशियस रूट का क्या मतलब हुआ? आर प्लांट रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम नॉन रूट टिश्यूज सच एज स्टेम, लीव्स, ट्यूबर्स। जो मैंने आपको बताया कि जैसे पेड़ का तना होगा, तो तने से ही ऐसे जड़ें निकल जाएंगी और वो फिर पानी में चली जाएंगी नीचे। तने से ही जड़ निकली होगी और फिर पानी में समा जाएगी नीचे। तो ये जो ऊपर हवा वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोल देते हैं? एरियल रूट्स। ठीक है, सिंपल। ये आपको समझा दिया। कौन सा मोड है इनका? विविपेरी। विविपेरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी कि जो सीड है वो ट्री में रहते रहते ही जर्मिनेट कर जाता है, उसके बाद वो ग्राउंड में गिरता है। देन इसके अलावा सम सीक्रेट एक्सेस सॉल्ट थ्रू देयर लीव्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सॉल्ट का अपटेक इस प्लांट ने कर ही लिया एक हद तक, तो इसकी जड़ें फिल्टर कर देती हैं। अगर एक्स्ट्रा सॉल्ट आ ही गया, तो इसके पत्ते क्या करते हैं? उसको सिक्रेट कर देते हैं, पत्तों से वो एक्स्ट्रा सॉल्ट बाहर निकाल देते हैं, ताकि प्लांट को कोई डैमेज ना हो। तो इस तरह की एडेप्टेशन है। इन प्लांट्स को हम बोल देते हैं दीज आर मैंग्रोव प्लांट्स। ये आप देख सकते हैं, देखो एडवेंटेशियस रूट्स हैं ये, या जो एरियल रूट्स हैं, तने से ही जड़ें निकली हैं और फिर नीचे दलदल में जा रही हैं। आगे समुद्र है, इधर जमीन है, तो जो बीच वाला जोन है, इसमें ये ग्रो करते हैं। एक इकोलॉजी में टर्म होती है, इट इज कॉल्ड इकोटोन। ये याद रखना है आपने। इकोटोन वो एरिया होता है, ट्रांजिशन जोन है ये, मतलब दो हैबिटेट के बीच का ट्रांजिशन जोन है। जैसे मैं बोलूं लैंड, ये लैंड का हैबिटेट हुआ, और आगे ये क्या हुआ? ओशियन, मरीन हैबिटेट। इसके बीच का जो जोन हुआ, ये ट्रांजिशन जोन, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इकोटोन। इसका एग्जाम्पल बेस्ट कौन सा हो गया? मैंग्रोव्स। ये एस्चुअरीज, एस्चुअरीज भी तो ऐसा ही बताया ना, जहां नदियां मिलती हैं छोटी छोटी धाराओं में। तो चाहे एस्चुअरी है, चाहे वो मैंग्रोव है, ये कैसे जोन होते हैं? दीज आर इकोटोन्स। या मान लो, जैसे इंडिया में थार मरुस्थल शुरू हो रहा है, ये थार मरुस्थल खत्म हुआ यहाँ हरियाणा राजस्थान वाले एरिया में, और आगे दूसरे गंगा मैदान शुरू हुए। तो प्लेन्स और डेजर्ट के बीच के जो क्षेत्र होंगे, जो ना पूरी तरह से डेजर्ट होंगे ना पूरी तरह से प्लेन्स होंगे, उस जगह को भी हम क्या बोल सकते हैं ज्योग्राफिकली? इकोटोन्स। इकोटोन कौन सा एरिया हुआ? ट्रांजिशन एरिया फ्रॉम वन हैबिटेट टू अदर। दोनों की प्रॉपर्टीज वहां पे लगभग हो जाती हैं। तो समुद्र का पानी तो बहुत नमकीन है, लैंड जो है वो सॉल्टी नहीं है। तो बीच वाला जो एरिया है, उतना ज्यादा सॉल्टी भी नहीं है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम है, मीडियम सा रहता है, ब्रैकिश सा पानी यहाँ रहता है। तो ये हो गए मेनली मैंग्रोव्स। ये रूट्स आप देख सकते हैं, एरियल रूट, ये भी एरियल रूट ही है। देन रोल ऑफ मैंग्रोव्स, देखो इनका रोल क्या है। पहला तो प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। अगर मैंग्रोव ना होते किनारे पे, तब तो पानी की धाराएं आती, एकदम स्प्लैश करती, किनारे पे टकराती, हर बार मिट्टी निकलती रहती, तो लगातार क्या होता रहता? मिट्टी का अपरदन होता रहता। लेकिन ये मैंग्रोव्स हैं, एकदम जड़ें हैं इनकी, एकदम इन्होंने पकड़ बना के रखी है, इतना जल्दी इरोजन नहीं होने देते। दूसरा, बायोशील्ड। शील्ड मतलब कोई चीज रोकने वाला, बायोशील्ड मतलब प्लांट्स उस कैलेमिटी को रोक देते हैं। आप सोचो कि अगर ये कोस्टल एरिया है, और यहाँ पे लोग रह रहे हैं, लोगों की बस्तियां, मछुआरों के घर हैं मान लीजिए, और अगर सामने से सुनामी आ गई, तब तो इनके बचने के चांस नेग्लिजिबल हैं। पर अगर किनारे पे ऐसे बहुत घनी झाड़ियां हैं, ये यहाँ पे ऐसे मैंग्रोव हैं किनारे में, तो मैंग्रोव क्या करेंगे? दे एक्टेड एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दे एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट दीज सुनामीज। इस तरह की जो सुनामी आएंगी, उनके लिए पहला डिफेंस कौन कर देगा? ये मैंग्रोव्स कर देते हैं। क्योंकि जितना सुनामी में जो पानी का उफान आएगा, उसकी शक्ति को ये रोक देते हैं। इतने ये घनी झाड़ियां रहती हैं, और कई किलोमीटर तक ये रहती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज एक्ट एज अ बायोशील्ड, दीज एक्ट एज अ बायोशील्ड बाय प्रोटेक्टिंग कोस्टल लैंड्स फ्रॉम सुनामीज एंड फ्लड्स, एज दे डू नॉट गेट अपरूटेड। क्योंकि इतनी जड़ें स्ट्रॉन्ग है, इतनी जल्दी उखाड़ नहीं सकते इनको। अपरूटेड ड्यूरिंग सुनामी ड्यू टू एक्सटेंसिव रूट, इतनी मजबूत जड़ें हैं, इतना नेटवर्क है उनकी जड़ों का। आप यहां देख सकते हैं इस डायग्राम में, देखो कितना बड़ा नेटवर्क है। ऐसे कई किलोमीटर तक रहेगा, 10-10, 15-15 किलोमीटर तक ऐसा है सुंदरबन और उसके अंदर वाले एरियाज में।
तो इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कि सुनामी कितनी भी तेज आ जाए उसको उखाड़ पाना बहुत मतलब मुश्किल है। तो एक मैंने बता दिया सॉइल इरोजन को रोकते हैं, दूसरा किसकी तरह एक्ट करते हैं, बायोशील्ड अगेंस्ट सुनामी है, ये फ्लड है। देन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। देखो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का सीधा मतलब क्या है, कुछ भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं या कुछ पॉल्यूटेंट भी हैं जो पानी में मिल गए हैं, तो ये प्लांट क्या करते हैं, उनको अपटेक कर लेंगे। जब अपने लिए इनको पानी चाहिए होगा तो पानी के साथ प्लांट क्या करते हैं, मिनरल भी अपटेक कर लेते हैं। लेकिन ये प्लांट्स पानी में ही रहते हैं। जब वो उस पेड़ की लाइफ खत्म होगी तो पेड़ वहीं पे गिर जाएगा, सड़ेगा, गलेगा। तो अल्टीमेटली एक पत्ता ही गिर गया, मान लो इसके पेड़ का, मैंग्रोव ट्री का एक पत्ता गिर गया, वो पत्ता कहाँ गिरेगा अल्टीमेटली, पानी में। वहां डिकम्पोज होगा तो अपने मिनरल सारे रिलीज कर देगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, दैट इज न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, तो उसमें भी हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा बेसिक फूड चेन रिसोर्सेज, जहां ये मैंग्रोव्स हैं उनके आसपास भी बायोडाइवर्सिटी है, वहां भी वनस्पति है, तो वहां भी कुछ मछलियां, ये इस तरह के जीव जंतु कुछ ऐसे हैं जो मैंग्रोव्स में ही पाए जाते हैं। तो अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी को भी ये सपोर्ट करते हैं और बेसिक फूड चेन का हिस्सा भी बनते हैं। देन प्रोवाइड्स हैबिटेट टू फ्लोरा एंड फाउना। कई तरह के मगरमच्छ हैं, कई तरह के ऐसे स्पीशीज हैं जो हमें ऐसे मार्शलैंड्स में मिलते हैं, ऐसे मैंग्रोव्स में वो हमें मिलते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट टू फ्लोरा एंड फौना ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फूड, जो वहां पे जो लोग रहते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल की जो कम्युनिटी है, उड़ीसा के लोग जो ऐसे जगह के किनारे में रहते हैं, उनके लिए लकड़ी का अच्छा खासा सोर्स है ये। या कई मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, आयुर्वेदिक प्लांट्स भी हैं, वो भी यहाँ से बरामद होते हैं। एंड दे प्रोवाइड फिजिकल हैबिटेट एंड नर्सरी ग्राउंड for a wide variety of marine organisms, many of which have important recreational और कमर्शियल वैल्यू। कई तरह के जीव जंतु, मछलियां, मगरमच्छ कुछ भी है तो उनके लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, वो लगभग सेम ही पॉइंट। देन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू लोकल्स, चाहे वो मछली पकड़ने से हो, चाहे लकड़ी से संबंध हो, चाहे यहाँ पे कोई दवाइयां हैं उससे संबंध हो, तो जो भी आसपास लोग रहेंगे उनके लिए वहां पे रोजगार की व्यवस्था रहती है, मतलब इससे रोजगार क्रिएट होता है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं यहां लिख रहा हूं बॉक्स में, दे एक्ट एज अ कार्बन सिंक। देखो पहले तो इसके लिए समझते हैं क्लाइमेट चेंज। हमारी धरती में जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, नेचर में तो ओरिजिनली कितनी है, मेनली 0.03 के आसपास है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। कैसे, एक तो हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन, नहीं तो पेड़ पौधे उस CO2 को यूटिलाइज कर देते हैं, ये तो एक तरीका है। लेकिन जैसे जनसंख्या बढ़ रही है या इस तरह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ रही है, व्हीकल से एमिशन बढ़ रहा है, इन सब से एटमॉस्फेयर में क्या जा रहा है, कार्बन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो जा ही रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो गई, उसका क्या परिणाम होगा, उससे होगी ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड साधारण गैस नहीं है, वो कैसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है मतलब वार्मथ को ट्रैप करेगी। जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, उनको ये ट्रैप करती है। तो CO2 अगर बढ़ेगी तो धरती का तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। लेकिन ये जो मैंग्रोव है, ये किसका काम करते हैं, कार्बन सिंक का काम करते हैं। मतलब वो हमें पता है कि पेड़ पौधे CO2 यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, और फिर वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। हम लोग ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे CO2 यूटिलाइज करते हैं, ये मैंग्रोव बाकी पेड़ पौधों के मुकाबले ज्यादा CO2 अपटेक करते हैं और अपनी बॉडी में उसको स्टोर भी करते हैं कार्बन के रूप में। तो इसको हम बोलते हैं कार्बन सिंक। मतलब कार्बन सिंक का मतलब है डूबना। इस एटमॉस्फेयर से हम कुछ ऐसा कर दें कि पूरी CO2 को पकड़े और कहीं पे कैद कर दें, वो कार्बन सिंक है। आर्टिफिशियल तरीका अब आगे आगे क्या किया जा रहा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक टेक्निक है। मतलब ऐसे मशीन लगाई जाएगी समुद्री जहाज में, वो मशीन क्या करेगी, नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगी और 4 किलोमीटर नीचे समुद्र में डाल देगी। इतना समुद्र का भार है 4 किलोमीटर, वो कई जनरेशन तक CO2 कहां ट्रैप रहेगी, समुद्र के नीचे। ये तो आर्टिफिशियल टेक्निक है जिसको हमने क्या नाम दिया, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये जमीन में बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाएंगे और CO2 पकड़ी जाएगी और किसी बहुत माइन में नीचे भेज दी जाएगी, जो वहां पे ट्रैप रहती है। वो आर्टिफिशियल तरीके हैं जो अब सॉल्व करने के लिए किया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकें। ये सब आर्टिफिशियल तरीके हैं, दीज आर कॉल्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। पर नेचुरल तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तो नेचुरल तरीका है, जैसे मैंग्रोव्स हैं, इनकी नेचुरल अडेप्टेशन है कि नॉर्मल प्लांट्स के मुकाबले, जो हमारे नॉर्मल प्लांट्स हैं,
इनके मुकाबले कितना टाइम ज्यादा, 10 टाइम्स मोर ये कार्बन को स्टोर कर सकते हैं। जितना हमारे जमीन वाले फॉरेस्ट करते हैं उससे लगभग 10 टाइम्स मोर, अगर उस पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो ज्यादा ये कार्बन को स्टोर करते हैं और जल्दी भी करते हैं, मतलब 400 गुना ज्यादा, 400% फास्टर ये जो नॉर्मली जो रेन फॉरेस्ट है उनके मुकाबले कार्बन स्टोर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया इसका जो इंपॉर्टेंस है कि दे एक्ट एज अ कार्बन सिंक। समझ आ गया कार्बन सिंक क्या है? कार्बन सिंक नेचुरली भी हो सकता है एज वेल एज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन को पकड़ना, समुद्र के नीचे भेज देना, लैंड फिल्स वगैरह में भेज देना, डीप माइन में भेज देना, उससे भी एटमोस्फेयर की CO2 को कम किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छा नेचुरल तरीका है कार्बन सिंक। देखो व्हेन द मैंग्रोव्स आर कट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन द मैंग्रोव्स आर कट, जब मैंग्रोव्स काटे जाते हैं लकड़ी के लिए, किसी काम के लिए, द कार्बन स्टोर्ड इन दीज प्लांट्स गेट्स रिलीज्ड। इतने तक ही समझ जाओ। मतलब मैंग्रोव को काटना अच्छा हुआ नेचर के लिए कि बुरा हुआ? बुरा हुआ, क्योंकि इतनी ज्यादा कार्बन स्टोर है। आपने मान लो लकड़ी के लिए एक नॉर्मल पेड़ काटा, मान लो आपके घर के पास XYZ कोई पेड़ है, आपने वो पेड़ काटा लकड़ी के लिए, या फिर आपने एक मैंग्रोव ट्री काटा, ज्यादा कार्बन कौन रिलीज करेगा? मैंग्रोव ट्री, क्योंकि उसने एज अ सिंक एक्ट किया है, उसने 10 टाइम ज्यादा कार्बन को स्टोर करके रखा है, तो ये रिलीज हो जाएगी एयर में। सो प्रेजर्विंग देम टू कीप कार्बन एमिशन लेवल्स लो इज नेसेसरी। लेकिन रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए, टूरिज्म के लिए अब आगे आगे क्या किया जा रहा है, इन मैंग्रोव्स को काट दिया जाता है और मैंग्रोव्स की जगह कोई जैसे पाम ऑयल ट्री हो गए, डेट्स ट्री हो गए, कुछ इस तरह के ग्रो किए जाते हैं कि टूरिज्म के लिए बेहतर बने। तो चार पैसे तो उससे आ जाएंगे उस स्टेट को, लेकिन किसको नुकसान हो जाएगा? इन्वायरमेंट, इकोलॉजी को बहुत नुकसान होगा। उनको काटने मात्र से ही कितनी कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, अगर उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते तो भविष्य में उसने और ज्यादा कार्बन भी स्टोर करनी थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लाइमेट चेंज के लिए जो पॉइंट्स होंगे वहां पे आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप मेंस के लिए जाएंगे ना, ऐसे पॉइंट इकट्ठे होंगे इधर उधर से। मेंस में कभी ऐसा नहीं होगा कि सिंपल क्वेश्चन आएगा कि मैंग्रोव के फायदे, हो भी सकता है कभी आए, पर ये कलेक्टिव पॉइंट्स होते हैं जो इधर उधर से आते हैं और आपको वहां पे इकट्ठे करके लिखने पड़ते हैं। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लू कार्बन। देखो अगर एक प्लांट है वो मर भी गया, खत्म भी हो गया, वो पानी में गिर गया, वहां समा गया, पानी में गिरने के बाद वो ऐसे सेडिमेंट में, मिट्टी में दब भी जाएगा, समा जाएगा, लेकिन उसकी कार्बन उसमें ट्रैप रहती है और ये सदियों तक ट्रैप रहती है। और उस सदियों तक ट्रैप्ड कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्लू कार्बन। ऐसा एक इनिशिएटिव भी चला है दुनिया में, ब्लू कार्बन इनिशिएटिव, क्योंकि बहुत अच्छा नेचुरल तरीका है ये कार्बन स्टोर करने का। तो ब्लू कार्बन इज कार्बन दैट इज स्टोर्ड इन मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स सच एज मैंग्रोव्स, सी ग्रास एंड सॉल्ट मार्शिस। हर जगह ब्लू कार्बन स्टोर होती है। तो मैंग्रोव्स अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैंग्रोव से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या फीचर बताए? दीज आर हेलोफाइट्स, सॉल्ट टॉलरेटिंग प्लांट्स हैं। कैसा जर्मिनेशन सिस्टम है? विविपेरी, प्लांट में रहते ही सीड जर्मिनेट करेगा फिर पेड़ से गिरेगा। इसके अलावा और न्यूमेटाफोर्स होते हैं उसमें, एरियल रूट्स या ब्लाइंड रूट्स या एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। मतलब रूट के अलावा दूसरे हिस्से से भी रूट ग्रो कर जाते हैं, तने से, पत्ते से, कहीं भी ग्रो करेंगे, बाद में पानी में समा जाएंगे। एरियल रूट्स होते हैं, बहुत ज्यादा सॉल्ट हो वहां पे तो उसको अवॉइड करने के लिए होते हैं, मटेरियल वगैरह एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हाई सोलर एनर्जी इनको चाहिए, क्योंकि इनमें एक मैकेनिज्म होता है सलाइन वाटर को फिल्टर करने का। लेकिन फिर भी अगर वो सॉल्टी वाटर प्लांट के अंदर आ जाए तो एक और मैकेनिज्म है, कहां से रिलीज कर सकते हैं? पत्तियों से उसको सिगरेट कर सकते हैं। तो ज्यादा ये कहां मिलेंगे, किस जोन में? किस जोन में? ट्रॉपिकल जोन में हमें मिलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल जो रीजन है वहां पे मिलते हैं। तो ये हो गया मैंग्रोव्स। बाकी ग्लोबल मैंग्रोव जो लास्ट जो रिपोर्ट आई थी 2021 के आसपास की रिपोर्ट जो है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये आपको बता रहा हूं, दुनिया में 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक मैंग्रोव हैं। और इनमें सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव है किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया में है। और खास करके एशिया में भी, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा है, लगभग 6.8 है ये। मतलब पूरे वर्ल्ड का देखें तो 6.8 है। और इसमें अगर इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में इंडिया कंट्रीब्यूशन इज 45.8। मतलब सिर्फ साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में अकेला इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 45.8%। ठीक है इसमें।
देन इसके अलावा अकॉर्डिंग ये जो आईएसएफआर की जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 की, तो इंडिया में 4992 स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया कवर किया जाता है जो भारत का, अगर पूरे इंडिया लैंड मास को देखें तो इंडिया का लगभग 0.15% है ये। बहुत ज्यादा नहीं है पर फिर भी सफिशिएंट है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हुआ ये? 0.15%। इतना मैंग्रोव से कवर है। मतलब इसको अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो पूरी दुनिया का लगभग 3% जो मैंग्रोव है वो अकेला कहां पे है? भारत में। लगभग एक्यूरेटली तो 3.3% है। आप अप्रोक्सीमेटली आपको शीट में मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली कितने मैंग्रोव है भारत में पूरी दुनिया के? पूरी दुनिया के 3% है। भारत के क्षेत्रफल के कितने परसेंट हुए? 0.1% हुए। और दुनिया में जितने मैंग्रोव हैं उन मैंग्रोव का 3% है वो भारत में है। और ये तो क्षेत्रफल के पॉइंट से बोल रहा हूं कि भारत के क्षेत्रफल से 0.15 क्षेत्रफल में मैंग्रोव है। देन सबसे बड़ा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है दुनिया में वो कौन सा है? सुंदरबन। तो सुंदरबन इंडिया में भी है और बांग्लादेश में भी है मेनली। तो सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव है और इसको किसका दर्जा मिलेगा? मिला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके बाद फिर गुजरात हो गया, देन अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए। इसके बाद अदर जो एरियाज हैं जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, केरल, सारी ही कोस्ट में हो सकते हैं। लेकिन लक्षद्वीप में नहीं है क्योंकि लक्षद्वीप बना है कोरल्स का। वहां पे है एकदम साफ पानी। लक्षद्वीप में नहीं है, अदरवाइज हर जगह में हमें मिलते हैं। पूरी ही कोस्ट में नहीं मिलेंगे, अलग अलग पॉइंट में मिलेंगे। जहां एकदम क्लियर वाटर है यूजली वहां नहीं मिलते हैं, नहीं तो मिलते हैं। तो सुंदरबन जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको क्लियर है। और कौन सा ट्री होता है सुंदरबन में? मेनली सुंदरी ट्री। सुंदरी ट्री यहाँ पे है, इसकी वजह से ही नाम ये सुंदरबन पड़ा है। और ये बंगाल टाइगर का मेन गढ़ भी है। जो सुंदरबन है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ। सॉल्ट क्रोकोडाइल्स वगैरह हो गए, बंगाल टाइगर हो गए। ये आप देख सकते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ पे है। ये सुंदरबन हो गया। ये उड़ीसा में महानदी वाले एरिया हो गए। ये आंध्रा का कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव्स हो गए। देन ये तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा वाला रीजन है। देन गोवा भी आ जाएगा, ऊपर रत्नागिरी, ये महाराष्ट्र हो गया। देन ये रन ऑफ कच्छ हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया। इस रीजन में भी हमें मिलते हैं। मतलब गल्फ ऑफ कच्छ प्रॉपर यहाँ है पर थोड़ा यहाँ जैसे मिलते हैं जो मार्शिस एरिया है। और अंडमान निकोबार में तो है ही है, पर एक इधर नहीं है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में नहीं है, वहां एकदम क्लियर वाटर है। तो ये हमने देख लिया मैंग्रोव्स के बारे में। अब जो मैं अभी आज आपको शीट दूंगा उसमें थोड़ा सा और है मैंग्रोव्स का। ये कोरल वगैरह ये तो हमने किए हैं पहले, तो कोरल नहीं करेंगे। जो बाद में ज्योग्राफी करेंगे उनको आ जाएगा उसमें। देखो ये मेंस के लिए है, पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अभी जो आपको शीट दूंगा उसमें है, पढ़ लेना है। कुछ डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखो चैलेंजेस क्या है, मैं रफली रफली एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंग्रोव के लिए भारत में चुनौती क्या है? पहली बात तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ कोस्टल एरियाज। वो आपको पता है, ये जो हमने अभी कोस्टल एरियाज देखे, ये जो कोस्टल एरिया, इन मैंग्रोव को काट के यहाँ पे फिर ऐसे डेट वाले ट्रीज या पाम ऑयल ट्रीज वो सब फिर ग्रो किए जा रहे हैं कि देखने में सुंदर लगते हैं। टूरिस्ट वहां पे आएंगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होगी, कि वहां पे फिर फंड जनरेट होगा उस स्टेट को टूरिज्म के माध्यम से। तो मतलब ये जो कमर्शियलाइजेशन है इस लैंड का, कि ये क्योंकि देखने में बहुत अच्छे नहीं दिखते, एकदम दलदल वाला झाड़ियों वाला एरिया दिखता है, पर सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। क्या सिग्निफिकेंस बताया आपको? ब्लू कार्बन हो गया, या फिर कार्बन सिंक के रूप में हो गया, या बायोशील्ड के रूप में ये काम करते हैं। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, अगर सिलेक्टिवली उनको निकाला जाए तो वो ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फिर कई तरह के हैबिटेट, जीव जंतुओं का हैबिटेट भी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है इसका नेगेटिव पॉइंट है कि कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं यहाँ पे। पाम ऑयल फार्मिंग वगैरह जो है वो इस क्षेत्र में की जा रही है, पाम ऑयल फार्मिंग। देन श्रिम्प। श्रिम्प मतलब एक प्रकार का मरीन जीव है। श्रिम्प एक्वाकल्चर यहाँ लोग करते हैं। इस जगह में बड़े बड़े श्रिम्प फार्म खोले जाते हैं कोस्टल एरियाज में। तो फिर इन ट्रीज को काट दिया जाता है मेनली वहां पे, और वहां पे श्रिम्प फार्म ओपन किए जाते हैं। ये बात सही है कि श्रिम्प फार्म का इकोनॉमिक एडवांटेज बहुत ज्यादा है, एज अ फूड बहुत ज्यादा डिमांड रहती है श्रिम्प की। लेकिन फिर नुकसान भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, ये या फिर कार्बन सिंक के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनकी मतलब वो फिर स्ट्रेंथ कम हो रही है। देन टेम्प, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
मैंग्रोव बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर 10 डिग्री तापमान की फ्लक्चुएशन भी होगी, नॉर्मल जो आइडियल टेम्परेचर है वो तो 20-25 डिग्री के आसपास का है, इसलिए किस जोन में मिलते हैं, ट्रॉपिकल में मिलते हैं। पर मैं फ्लक्चुएशन की बात कर रहा हूं। मान लो अंडमान निकोबार वाले जो मैंग्रोव हैं, एग्जांपल लेते हैं कि वहां पे 18 डिग्री तापमान है, सपोज करते हैं 18 है, 25 भी हो सकता है, मान लो 18 डिग्री तापमान है, पर अगर 10 डिग्री का भी फ्लक्चुएशन हो गया, 18 से 8 या 18 से 28, तो फिर इनका मरना निश्चित है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ये रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए मिलते भी किस एरिया में है, ट्रॉपिकल में, जहां पूरा साल सन का एक्सपोजर ठीक ठाक रहता है और तापमान लगभग ठीक ठाक रहता है। तो ये टेम्परेचर वेरिएशन जो है ये ज्यादा झेल नहीं पाते हैं। हालांकि आइडियल टेम्परेचर जो इसका है वो लगभग कितना है, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेम्परेचर में जो वेरिएशन आती हैं, खास करके कितनी फ्लक्चुएशन, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस की फ्लक्चुएशन, उसको इजिली टॉलरेट नहीं कर पाते। बाकी कोई ऐसी ऑक्सीजन है जहां मतलब सॉइल है जहां ऑक्सीजन लगभग खत्म हो रही है, तो वो भी मुश्किल रहता है इसके लिए वहां पे ग्रो करना, सॉइल की चुनौतियां। बाकी ये एक्सेसिव ह्यूमन इंटरवेंशन वो किसी भी तरह से हो सकता है, ज्यादा मछली पकड़ने जाएं, ह्यूमन वहां ज्यादा जाएं, पेड़ पौधों को काटें, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्या, ऑयल स्पिल, कोई जहाज है, कोई टैंकर है, वो वहां पलट गया, ऑयल स्पिल पूरी जगह हो गया, तब भी यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है। ये मेंस के लिए था। तो ऊपर एक हेडिंग क्या हो गई, चैलेंजेस क्या है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो क्या है, कमर्शियलाइजेशन और एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में क्या, श्रिम्प फार्मिंग वगैरह, ठीक है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। और सिग्निफिकेंस तो आपको बता ही दिया पहले, तो सिग्निफिकेंस हो गया, चैलेंज हो गया, और इसके लिए क्या इनिशिएटिव है। तो इनिशिएटिव यही है कि यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो जगह है उसको अपने अंडर ले लेता है, मतलब उनको यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा दे देता है। जैसे सुंदरबन को यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, तो चाहे फंडिंग हो, चाहे प्रोटेक्शन हो, प्रेजर्वेशन हो, तो उसमें वो इनपुट्स मिलती रहती है यूनेस्को की तरफ से। बाकी आईएसएमई वर्ल्ड लेवल पे एक सोसाइटी भी बनी है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1990 के आसपास बनी है। तो एक जब सोसाइटी होगी तो उसके ऊपर काम करेगी, शोध करेगी, इनपुट्स देगी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए मैंग्रोव्स के लिए, एक प्रकार का थिंक टैंक की तरह काम करेगी। देन ब्लू कार्बन इनिशिएटिव, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको ब्लू कार्बन क्या है, क्योंकि अब जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है या ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो एक तो तरीका बता दिया क्या, सिक्वेस्ट्रेशन, आर्टिफिशियल। नेचुरल तरीका क्या है, यही सब है कि ज्यादा से ज्यादा मैंग्रोव्स उगाओ, क्योंकि वो किसमें मदद करते हैं, कार्बन सिंक में, और ब्लू कार्बन उससे फिर वो बनती है। तो ऐसे इनिशिएटिव भी चले हैं, ये सब मेंस के लिए है। ये एक मैक है, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाई है यूएई, इंडोनेशिया, और इंडिया भी इसमें शामिल है, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन। तो इसका वही पर्पस है कि लोगों को एजुकेट करना है, अवेयरनेस करनी है। टाइम टाइम इनका समिट होगा, उसमें कई डिक्लेरेशन होगी, कई तरह के प्रोटोकॉल बनेंगे। बाकी तो रेटोरिक्स हैं, वो आपको पता है, गप्पे ही हैं। काम की चीज क्या है कि एक ऐसा अलायंस बना है, देशों ने मिलजुल के इस पे काम करना शुरू किया है, जैसे पहले इंटरनेशनल सोसाइटी बनी है। वे फॉरवर्ड में कुछ ना कुछ आप सलाह दे सकते हैं, जैसे हम वन महोत्सव इस तरह का कुछ बनाते हैं, तो ऐसे उधर कोस्टल एरिया में जो स्टेट्स हैं, वहां स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कुछ भी हैं, ऐसे अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए। इनका जो अवेयरनेस है वो आम जनता तक पता चलना चाहिए। तो चाहे एजुकेशन के माध्यम से या किसी न किसी तरीके से सिविल सोसाइटी वगैरह को वहां पे जो है इंटरफेयर करना चाहिए। बाकी कोरल रीफ, और ये कोरल रीफ आपने पहले की है, कहाँ पे की है हमने, फिजिकल ज्योग्राफी में, जब ओशियनोग्राफी हाइड्रोस्फीयर करते हैं वहां पे इसको किया है। ठीक है, जो जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया वो कर लेंगे जब हम पहुंचेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। फिलहाल आज के लिए तो इतना ही था। तो ये मैंग्रोव्स भी हो गए, और इससे पहले जो जो मैंने आपको बताया, तो शीट आपको मिल जाएगी, उसको अच्छे से समझ लेना है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने इन नटशेल रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट क्या है, everything that surrounds us is called environment. It may be बाइटिक और अबाइटिक, ये कैसा भी हो सकता है, मे बी इट इज बाइटिक और मे बी इट इज अबाइटिक, कैसा भी हो सकता है, दोनों तरह की चीजें हमारे इन्वायरमेंट में है। पर जब उनके लिए इंटरेक्शन हम पढ़ लेते हैं, उनका इंटरेक्शन आपस में, वो इकोलॉजी हो जाता है, उसी का एक पार्ट जो है उसको हम इकोसिस्टम बोल देते हैं।
ठीक है। फिर उस इकोलॉजी में हमने 5 स्तर देखे, 5 लेवल देखे। एक स्पीशीज सेम होती हैं, वो सेम स्पीशीज की हो तो पॉपुलेशन, अलग अलग हो तो कम्युनिटी। उसके अलावा इकोसिस्टम मैंने बताया दोनों। एक फंक्शनल यूनिट है एक बायोस्फीयर का, जहां पे बायोटिक और अबायोटिक कम्युनिटीज क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। देन चौथे नंबर पे बायोम। बायोम बायोस्फीयर का कौन सा वाला पार्ट है, टेरेस्ट्रियल वाला पार्ट है। अब आपके माइंड में इमेज बन गई होगी। ऐसे इस ट्री को समझो, ये यहां से यहां हम चलेंगे, मान लो ऐसे, ये है वार्म और ये है ड्राई, और उसी के साथ मतलब ऐसे हम देखें या इस तरह से देखें तो ये ड्राई है और ये हो गया वेट, और ये वार्म है और ये क्या हो गया, ये कोल्ड हो गया। अब मुझे बता दीजिए ये क्या बना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये क्या बना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सवन्ना। ये डेजर्ट। उसके ऊपर जाएंगे तो वार्म वाली साइड देखो, ये क्या बना, टेम्परेट फॉरेस्ट, और ये टेम्परेट ग्रासलैंड, और ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। देन माउंटेन, माउंटेन क्लाइमेट। देन टैगा, टैगा के बाद टुंड्रा, और टुंड्रा के बाद पोलर। अब वो इमेज आपके माइंड में है, जब मैं बोलूं पूरा साल बर्फ से ढका रहेगा, हमेशा टेम्परेचर माइनस में ही रहेगा, वो कौन सा हुआ, पोलर। तो यूजुअली साल भर बर्फ से ढका रहेगा, पर एक तो बर्फ उतनी ज्यादा भी नहीं होगी, लेकिन बीच में 1-2 महीने के लिए तापमान कम भी होगा, ठीक ठाक कम भी होगा। लेकिन वनस्पति कोई नहीं है, वो क्या है, टुंड्रा। उससे भी कम, वो भी यूजुअली 7-8 महीने बर्फ से ढका रहेगा, पर वहां पे वेजिटेशन होती है, वहां पाइनस और इस तरह के ट्रीज होते हैं, वो हो जाएगा रहेगा। उसके नीचे नॉर्मल जो आसपास हम देख रहे हैं, ये माउंटेन वाला रीजन हो गया। ठीक है, तो वो बायोम हमने देख लिया, अलग अलग बायोम हो सकते हैं, कोई दो बायोम सिमिलर नहीं होंगे। और लास्ट में बायोस्फीयर, वो रीजन जहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उस पूरे रीजन को क्या बोल देते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, फिर हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम देखा, वहां पे फ्रेश वाटर भी हो सकता था, मरीन भी हो सकता था, या ब्रैकिश भी हो सकता था। ब्रैकिश कौन सा बताया, 5 पीपीटी से 35 पीपीटी तक जो सैलिनिटी होगी वो ब्रैकिश होगा। और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी एक्वेटिक इकोसिस्टम में कहां बताई, एस्चुअरीज, देन कम्स वेटलैंड्स, देन कम्स ओशियंस। क्यों एस्चुअरीज में ज्यादा, दो अलग अलग हैबिटेट मिलते हैं, अलग अलग जगह से न्यूट्रिएंट आते हैं। वेटलैंड में ओशियन से ज्यादा क्यों, क्योंकि गहराई कम है, सब में लाइट फैलती है, और जहां लाइट फैलेगी तो प्लांट्स होंगे, सबमर्ज प्लांट भी होंगे, पूरी तरह डूबे हुए भी होंगे। तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण से ज्यादा फूड मटेरियल बनाएंगे, फूड चेन के माध्यम से फिर वो आगे बढ़ेंगे। और सबसे कम इन तीनों में किसमें, ओशियन में। ठीक है, फिर हमने मेन जो टॉपिक देखा वो क्या था, मैंग्रोव्स। और मैंग्रोव्स क्या होते हैं आपको बता दिया, भारत में कहां पे हैं वो बता दिया, मेंस के लिए इनका सिग्निफिकेंस, इनके लिए चैलेंजेस, और इनिशिएटिव इनके कंजर्वेशन के लिए। हो गया क्लियर, ठीक है। तो अभी ये शीट में आपको दे दूंगा, इसको पढ़ के आइए, फिर आगे कल करेंगे सक्सेशन वगैरह। अभी जो शीट दे रहा हूं इसमें 2 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, एक कोरल रीफ और इकोलॉजिकल सक्सेशन। पर अभी वो नहीं करेंगे, वो कल करेंगे। जितना है पहले 2 पेज तो आपने पढ़ देने आज जाके, तो आज करते हैं इतना ही।